जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि जब भी आप एक ट्रेड लेते हो तो उस ट्रेड में जो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है उसको आप बड़े आसानी से बढ़ा सकते हो। कैसे? देखो, समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी ट्रेड जब आप लेते हो तो ट्रेड लेने से पहले यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका प्रॉफिट होने का और लॉस होने का जो चांस होता है या उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 50-50% होती है कि हमारे पास 50% चांस है कि हमें इसमें प्रॉफिट हो सकता है या 50% चांस है कि हमें लॉस भी हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन एक फेयर गेम होता है तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स देता है। नाउ अब अगर आप चाहें तो इस 50% को इंक्रीज कर सकते हैं। कितना? तो आंसर है 70% तक कर सकते हैं, 80% तक कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा डीप एनालिसिस कर रहे हैं चीज़ों का तो आप 90% एक्यूरेसी तक जा सकते हैं या उससे बियॉन्ड भी। इसी तरह से आप ये जो आपका 50% लॉस होने के चांस हैं इसको भी आप कम कर सकते हो। आप इसको 40% पर ले जा सकते हो, 30% पर ले जा सकते हो, 20% पर ले जा सकते हो और इवन 10% चांस आपके रह जाएं या उससे भी कम कि आपको लॉस हो। ये आप कर सकते हो। लेकिन सवाल है कैसे? तो आंसर है कि आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके, उसके डेटा का एनालिसिस करके अपने प्रॉफिट होने के चांस बढ़ा सकते हो और लॉस होने के चांस को कम कर सकते हो। अब जो 90-95% ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो ऑप्शन चेन का या तो वो यूज नहीं करते या वो सही तरीके से उसको यूज नहीं करते। इसीलिए उनको मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कैसे बढ़ाई जा सकती है, इन सारी चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हम आज की क्लास में यही समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में ट्रेड लेने से पहले किस तरह से हमारे ट्रेड की प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। इस बात को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। क्या? कि देखो, सबसे जरूरी चीज क्या है ट्रेड में? तो आंसर है रिस्क मैनेजमेंट। करेक्ट। अब रिस्क मैनेजमेंट की हमने लास्ट क्लास में बात की थी, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि रिस्क को मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स। तो ये तो हम बात कर चुके हैं। करेक्ट। अब जो दूसरी बात है वो ये कि आज की क्लास में हम बात करेंगे कि ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है उसकी हेल्प से किस तरह से मार्केट के सेंटीमेंट को पता किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरे पास कई सारे कमेंट आए कि सर ये जो आप कैलकुलेशंस कराते हो, अगर हम ये कैलकुलेशंस ही करते रहेंगे तो मार्केट में ट्रेड कब करेंगे? तो उसका आंसर ये है कि मार्केट जब लाइव हो, जब आपने ट्रेड ले ली है, उसके बाद कोई भी कैलकुलेशन नहीं की जाती है, सिर्फ स्क्रीन को वॉच किया जाएगा। और वो भी वॉच किसको किया जाएगा? तो आंसर है ऑप्शन ग्रीक्स को। तो ये बात ध्यान रखना कि जब रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है तो रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड लेने के बाद नहीं किया जाता, ट्रेड लेने से पहले किया जाता है। तो चाहे ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट का डेटा आप देख रहे हो या आप डेटा देख रहे हो ऑप्शन ग्रीक्स का, दोनों ही बातें कब की जाएंगी? तो आंसर है बिफोर ट्रेड। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब आपने एक बार ट्रेड ले ली तो ट्रेड लेने के बाद फिर आपको नजर किस पर रखनी होगी? तो आंसर है हमें यहां पर ओआई में कितना चेंज आ रहा है इस पर नजर रखनी होगी। करेक्ट। और हमारे जो ऑप्शन ग्रीक में जो चेंज आ रहा है उस पर नजर रखनी होगी। क्योंकि आपको ये बात पता है क्या कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपने ट्रेड लेने से पहले जब देखा था, तब मार्केट जैसे ही लाइव होगा तो उस ओपन इंटरेस्ट के डेटा में चेंज आएगा। करेक्ट। तो जैसे ही इसमें ओआई में चेंज आ रहा है आपको उस पर नजर रखनी होगी और आपके जो ग्रीक में चेंज आ रहा है आपको उसमें नजर रखनी होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दो स्क्रीन हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। याद रखोगे क्या क्या? ओआई चेंज और ग्रीक में जो चेंज आ रहे हैं उस पर नजर रखनी है और उसके बेसिस पर सिर्फ छोटे छोटे से एडजस्टमेंट करने हैं अपनी ट्रेड में। हमारी ट्रेड कैसे चलेगी ये ट्रेड लेने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। एक सिस्टम बना लेते हैं हम, एक एल्गोरिदम बना लेते हैं और उस एल्गोरिदम पर, उस सिस्टम पर जो ट्रेडर स्टिक होगा, ऐसा ना हो कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो जो हमने सिस्टम बनाया था कि हम ऐसा ऐसा और ऐसा करेंगे, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट में कुछ भी होने लग गया, वो सारा सिस्टम भूल गए और कुछ और ही करने लग गए मार्केट में। नो नो नो, हर सिचुएशन को माइंड में रखकर कि ऐसा होगा तो ये एडजस्टमेंट करेंगे, ऐसा हुआ तो ये एडजस्टमेंट किया जाएगा, ऐसा हुआ तो ये एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। उन्हीं एडजस्टमेंट को आपको अपनी जो ट्रेड वाला जो जर्नल होता है उसमें आपको पहले से ही लिख कर रखना है कि ये किया जाएगा।
अगर आप मेमोराइज कर सकते हो तो बेटर है, अगर आपको लगता है कि आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको पहले ही एडजस्टमेंट को नोट कर लो कि अगर मार्केट में ऐसा ऐसा हुआ तो हम इस तरह से इसको मैनेज कर देंगे अपनी ट्रेड को। करेक्ट, इतनी बात आगे समझ में। तो ट्रेड लेने के बाद सिर्फ मैनेजमेंट होता है, किसका? एडजस्टमेंट किया जाता है बस, किसका? ग्रीक्स का। करेक्ट, और ओपन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उन ग्रीक्स को क्या करते हैं हम? एडजस्ट करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ओके, लेकिन ट्रेड लेने से पहले क्या करना है? ट्रेड लेने से पहले ओपन चेन, जो ओपन आपका जो इंटरेस्ट है उसका एनालिसिस करना है, ग्रीक्स का एनालिसिस करना है, फिर डिसाइड करना है एक बढ़िया सी ट्रेड कौन सी हो सकती है, कौन सी सबसे अच्छी स्ट्राइक है, फिर आपको उसको चूज करके बाय या सेल करना है। इतनी बात आगे समझ में? ठीक है। तो अब किसी भी ट्रेड को लेने से पहले किस तरह से डेटा का एनालाइज किया जाए जिससे हम ये जान पाएं कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। मार्केट का सेंटीमेंट क्या है? क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि देखो, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप मार्केट में आप अकेले नहीं हो, मार्केट में लाखों लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे। करेक्ट। तो अगर मान लो मार्केट यहां पर है एट द मनी पर, करेक्ट, और आप इसके बारे में जब सोचोगे तो तीन ही चीजें सोच सकते हो। क्या क्या? कि या तो मार्केट यहीं रहेगा, यस, या तो मार्केट इधर चला जाएगा, करेक्ट, या मार्केट इधर चला जाएगा। आप अभी तीन चीजों के बारे में सोच रहे हो। अब इन तीनों चीजों के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, क्योंकि तीन सिचुएशन है और हर एक के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। नाउ अब मान लो सोचो कि जैसे मान लो आप एक कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है। अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो हेड आएगा, या दोबारा किया तो हेड आएगा, तीसरी बार किया तो हेड आएगा, चौथी बार किया तब भी टेल आ गया, फिर टेल आ गया, ऐसा कुछ होने लग गया। तो अगर आप यहाँ ऐसा हेड या टेल 50 या 100 टाइम्स ऐसा करके देखते हो तो आप देखते हो कि बहुत रैंडम आपको रिजल्ट मिलेंगे। हेड, कभी टेल मिल रहा है, कभी टेल फिर दोबारा आ गया, कभी हेड दोबारा आ गया। तो अगर आप 50 या 100 टाइम्स ऐसा कर रहे हो तो आपको बहुत ही रैंडम रिजल्ट मिल रहे हैं, तो कुछ श्योरिटी नहीं आती है। करेक्ट। लेकिन अगर आप यही हेड या टेल के होने की प्रोबेबिलिटी को आप लार्ज नंबर ऑफ कॉइन के टॉस में देखेंगे, तब आप ये देखोगे कि आपने हजारों या लाखों बार ऐसा किया है, उसको टॉस किया है, तो हेड के होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी? 0.5 रहेगी, 1/2, और टेल के होने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 रहेगी। तो जिस तरह से जब लार्ज नंबर ऑफ टॉस किए जाते हैं तो वहां पर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी एक फिक्स प्रोबेबिलिटी हो जाती है। कितनी? 0.5, या मैं कहूं 1/2। इसी तरह से जब आप किसी निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हो तो जो अभी आपके पास तीन चीजें हैं, या तो इधर जाएगा, या इधर जाएगा, या यहीं रहेगा, इनके होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 आप तभी कह सकते हो जब आप लार्ज नंबर ऑफ लोग इसके बारे में बात कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल ये कह रहे हैं कि मार्केट इधर जाएगा। कितने लार्ज? तो मान लो एग्जांपल में मार्केट में 100 लोग हैं, 100 पीपल हैं, और 100 पीपल में से 90% पीपल ये मानते हैं कि मार्केट इधर जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि यस, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है कि 90% लोग इधर कह रहे हैं, तो वो उधर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो मार्केट को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 90 लोग उसको इधर पुश करने की कोशिश करेंगे। राइट। सिमिलरली मैं कहता हूं कि मार्केट में अगर 100 लोग ये कह रहे हैं, 100 में से सपोज करो 95 लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट पर प्रेशर आएगा ही आएगा और वो इधर जाने की कोशिश करेगा। तो इधर जाने की प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ रही है, ये बात ध्यान रखिए। या मार्केट में लोग कह रहे हैं यहां पर रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो यहां की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को चूज करोगे। तो जब हम ओपन इंटरेस्ट के डेटा को हम जब चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो दरअसल हम क्या एनालाइज कर रहे होते हैं? हम ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि इस दुनिया में मेरे अलावा बाकी के सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि मार्केट किधर जाएगा। इसको कहते हैं मार्केट का सेंटीमेंट। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो इसलिए हम ऑप्शन चेन के एनालिसिस से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये एनालाइज किया जाता है कि मार्केट में मेरे अलावा बाकी का सारा मार्केट क्या सोच रहा है एक मार्केट के ट्रेंड के बारे में। इन्हीं सब की बातें करेंगे हम आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऑप्शन चेन किस तरह से एनालाइज की जाती है और वो किस तरह से हमें हेल्प करती है हमारे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने में। तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन चेन होता क्या है।
एन ऑप्शन चेन इज अ टेबल दैट शो ऑल अवेलेबल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉल के भी और पुट के भी, फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स अलॉन्ग विद इंपोर्टेंट डेटा। क्या मतलब है सर इस बात का? देखो ऑप्शन चेन है क्या, तो आंसर है ये एक टेबल है। ये मैंने आपके सामने निफ्टी की एक ऑप्शन चेन को ओपन किया है। इसमें अगर आप देखते हो तो आपको बहुत सारा डेटा देखने को मिलेगा, लेकिन वो टेबुलर फॉर्म में होगा। तो बेसिकली ये क्या है, तो आंसर है ये डेटा है। किसके बारे में है? ऑप्शंस के बारे में है। और ये जो डेटा है ये दोनों तरह का डेटा है। किस किस का? कॉल्स के लिए भी है और पुट्स के लिए भी है। करेक्ट। तो बेसिकली ऑप्शन चेन क्या देती है? हमें एक टेबल देती है। वो टेबल से हमें कॉल और पुट ऑप्शन दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा मिल जाता है। करेक्ट। अब सवाल है कि इस टेबल में कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो आंसर है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन उनमें भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हम आज की क्लास में बातें करने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि एक ऑप्शन चेन को जब आप देखते हो तो आप एनालाइज कर सकते हो स्ट्राइक प्राइस। करेक्ट। आपको प्रीमियम देखने को मिल जाएंगे, स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल जाएंगे। क्या मतलब है? देखो ये जो हमारा निफ्टी है वो अंडरलाइंग हमारा यहां पर है 25,910 पर। करेक्ट। ये तो हो गया अंडरलाइंग का प्राइस, लेकिन उस अंडरलाइंग के प्राइस के आसपास की आपको बहुत सारी स्ट्राइक्स मिल जाएंगी जिनको आप परचेज करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो। करेक्ट। तो ये होती हैं क्या? स्ट्राइक्स। और क्या देखने को मिल जाएगा हमें? और हमें देखने को मिल जाएगा उनके प्रीमियम, कॉल और पुट दोनों के। ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे कि हमें उसका प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो ये तो स्ट्राइक्स हो गई। करेक्ट। और ये उनके सामने क्या लिखे हुए हैं? उनके प्राइस। कॉल के प्राइस इस साइड में लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में, और पुट के जो प्राइस हैं वो राइट साइड में लिखे हुए हैं। ठीक है। तो दो चीजें देखनी हो गई। एक तो हो गया स्ट्राइक्स, कौन कौन सी स्ट्राइक्स हैं, और दूसरा उनके सामने क्या लिखे हुए हैं? उनके प्राइस लिखे हुए हैं, कॉल के लेफ्ट साइड में, पुट के राइट साइड में। ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलता है? और हमें देखने को मिल जाता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट कहां देखने को मिलता है सर? तो आंसर देखिए, ये ओपन इंटरेस्ट जो आपको व्हाइट में दिख रहा है, ये जो व्हाइट में लिखा हुआ है, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। करेक्ट। ये जो व्हाइट में इस साइड दिख रहा है, ये आपको पुट का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ओके। और क्या सर देखने को मिल जाता है? और हमें देखने को मिल जाता है वॉल्यूम, और हमें देखने को मिल जाता है आईवी, और हमें देखने को मिल जाएगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस, और हमें क्या देखने को मिलेगा? पीसीआर, और क्या देखने को मिलेगा? मैक्स पेन। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पीसीआर यहाँ पर चेन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। करेक्ट। ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको पीसीआर लिखा हुआ दिख रहा है 0.8, आपको मैक्स पेन भी लिखा हुआ दिख रहा है 25,850, आपको एट द मनी का आईवी भी देखने को मिल रहा है, और आईवी हाई है या लो है ये भी देखने को मिल रहा है। करेक्ट। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर आप इसके व्यू को चेंज करेंगे, जैसे कि आप ग्रीक्स पर जाएंगे तो वहां पर आपको आईवी देखने को मिल जाएगा हर एक स्ट्राइक का, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा कॉल्स और पुट्स के लिए। तो ये जो ऑप्शन चेन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि इतनी सारी चीजों को देखना है तो स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा हो सकता है कि जब आप देखो एनालाइज करने में आपको काफ़ी टाइम लगे, 1 घंटा, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, आई डोंट नो कि कितना टाइम लगे। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को कितने अच्छे से डीप में समझते हो। अगर आप जितना अच्छे से डीप में समझते हो तो आप स्क्रीन को देखते ही फटाफट से एनालाइज कर लोगे। तो आपका अल्टीमेट टारगेट यही होना चाहिए कि आप हर टर्म को एक डीप अंडरस्टैंडिंग उसकी रखते हो कि उसको स्क्रीन पर देखते ही आप एनालाइज कर लो। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उनको अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसको एनालाइज करने में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। आपको कुछ मिनट्स ही लगते होंगे जब आप देखकर मार्केट का सेंटीमेंट बता देते होंगे। तो क्योंकि अब इन सबको हमें डेप्थ में समझना है तो टाइम तो लगेगा। तो हो सकता है कि ये वीडियो एक लॉन्ग वीडियो हो, या ये भी हो सकता है कि इन सबको समझाने में, एक्सप्लेन करने में एक से ज़्यादा वीडियो बनानी पड़े। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि इनको इन डेप्थ समझ लिया जाए और इनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो वही टारगेट रहेगा हमारा, और 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस। तो हम जानते ही हैं स्ट्राइक प्राइस, आप पिछली क्लासों में देख चुके हो। ऑप्शन के प्रीमियम को भी आप समझते हो, पहचानते हो कि किसी भी स्ट्राइक का
को परचेज करने या सेल करने के लिए उतना प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा या उतना प्रीमियम हमें मिलेगा अगर हम सेलर हैं, करेक्ट। तो ये दो चीजें तो ऐसी हैं जो इस ऑप्शन चेन में देखना सबको आता होगा अगर सबने इस सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो किया है सीक्वेंस में, करेक्ट। नाउ अब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज किसकी, ओपन इंटरेस्ट की बातें करेंगे कि ये ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट टेल्स हाउ मेनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओपन। क्या मतलब है सर इस बात का, तो देखो समझने की कोशिश करिए। एक मार्केट कैसे बनता है, तो आंसर है वहां पर एक सेलर होना चाहिए और एक बायर होना चाहिए। केवल बायर अगर होगा और कोई सेलर नहीं है तो वो किसी से बाय नहीं कर पाएगा। केवल सेलर होगा तो अगर कोई बाय करने वाला नहीं है तो इस सेलर का भी कोई मीनिंग नहीं है। तो दोनों होने चाहिए, एक बायर और एक सेलर। अब मान लो निफ्टी 25,000 पर है, करेक्ट। तो एक सेलर इंटरेस्ट लेता है कि मैं 25,000 वाली कॉल को सेल करूं, करेक्ट। दूसरी एट द सेम टाइम एक बायर भी उसी 25,000 वाली कॉल पर इंटरेस्ट लेता है कि मैं इसे बाय करूं, करेक्ट। अब दोनों चीजें मिल गई, 25,000 वाली स्ट्राइक के लिए एक सेलर मिल गया और एक बायर मिल गया, तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो हम कहते हैं वहां पर ओपन इंटरेस्ट क्या आ गया, 1। इंटरेस्ट का मतलब दोनों इंटरेस्टेड हैं उस स्ट्राइक को परचेज और सेल करने में, तो हम क्या कहते हैं वहां पर ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लो डे 1 की बात करते हैं, मान लो वीकली एक्सपायरी की बात हो रही है, ठीक है। तो डे 1 किसी ने ये सोचा कि 25,000 पर अगर निफ्टी चल रहा है, करेक्ट, तो बी इंटरेस्टेड है उसको सेल करने में। उसको सेल करने में इंटरेस्टेड क्यों है, कॉल ऑप्शन की अगर मान लो हम बात करें 25,000 के कॉल ऑप्शन की, ठीक है। तो अगर मान लो 25,000 के कॉल ऑप्शन को बी जो है, बी सेल करने को तैयार है, तो वो क्या सोच रहा होगा मार्केट में, तो आंसर है सर 25,000 की कॉल को ये सेल करने को तैयार है। इसका मतलब ये सोच रहा होगा कि मार्केट 25,000 से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों, वो ऐसा क्यों सोच रहा होगा, देखो जो 25,000 की कॉल को जो ऑप्शन बायर बाय करने को तैयार है, जिसने बाय करना चाहता है, जिसको इसमें इंटरेस्ट है, वो ऐसा क्यों करना चाहता होगा, तो आंसर वो इसलिए करना चाहता होगा कि वो सोचता होगा 25,000 वाली जो कॉल है ना, उसमें मार्केट ऊपर जाने वाला है। वो क्या सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, करेक्ट, इसलिए वो उसको बाय कर रहा है। लेकिन जो उसे सेल कर रहा है वो ऊपर जाने के बारे में नहीं सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं मार्केट 25,000 से ऊपर नहीं जाएगा। चलो अब हमारे तुम्हारे बीच में एक शर्त लगती है और देखते हैं कि क्या होता है। अब इन दोनों में से कोई एक जीतेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो लेकिन इन दोनों ने आपस में कॉन्टेक्ट तो कर लिया ना, ये कह रहा है कि 25,000 से ऊपर नहीं जाएगा और ये सोच रहा है कि 25,000 से ऊपर जाएगा, इसलिए बाय करने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, करेक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट बना, अब ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो गई, 1। क्लियर हुई बात आपको, ठीक है। फिर इसके बाद डे 2 आया। अब डे 2 पर क्या हुआ, डे 2 पर ये जो 25,000 वाली कॉल थी, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए कहता हूं कि ये मान लीजिए 25,100 पर पहुंच गई है, ठीक है, निफ्टी वहां पर पहुंच गया। अब 25,100 की कॉल की ही बात कर रहे हैं। अब दो नए लोग आए मार्केट में। जो सी है वो मार्केट को लेकर बहुत बुलिश है, वो कह रहा है मार्केट अभी 25,100 से भी ऊपर जाएगा, तो इसलिए वो क्या करना चाहता है, वो इसको ऑप्शन को बाय करना चाहता है। तो उसने 3 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए। कितने, 3 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए, या मैं कहूं वहां पर 3 लॉट बाय किए, ऐसा कह देता हूं, ठीक है। क्या बाय किया, 3 लॉट बाय किए। तो 1 लॉट हमने माना थोड़ी देर के लिए कि 1 लॉट इक्वल्स टू 1 कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा मैंने माना, अज्यूम किया, ठीक है। तो 3 लॉट उसने परचेज किए। तो एट द सेम टाइम किसी ने 3 लॉट उसे सेल किए होंगे। तो डी एक पर्सन है जिसने उसको 3 लॉट सेल किए। अब वो क्या सोच रहा है, जिसने सेल किया है, वो कह रहा है नहीं 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 25,100 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि नहीं 25,100 से ऊपर मार्केट जाएगा। तो बायर जो सोचता है, सेलर जो उसको सेल कर रहा है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सोचता है एट द सेम टाइम। इतनी बात आ रही है समझ में। अब दोनों कुछ भी सोचे, दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में तो आ गए ना, तो अब इन्होंने क्या किया, 3 कॉन्ट्रैक्ट बना लिए। एक पहले ही डे बन चुका था जो अभी क्लोज नहीं हुआ है, ध्यान रखना वो अभी भी ओपन है। और जो ये सी और डी नए लोग आ गए हैं मार्केट में, इन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑन बना लिए। तो इस तरह से यहां पर क्या हो गए, 4 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कितने हो गए, एक तो पहले दिन बन गया था और 3 आज बन गए डे 2 पर, करेक्ट। तो कितने कॉन्ट्रैक्ट हो चुके टोटल मार्केट में, तो आंसर है 4 हो चुके,
ठीक है। तो अब डे 2 पर जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाएगा आपको, वो क्या दिखाएगा? 4 दिखाएगा कि मार्केट में अभी 4 कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है। ये बात ध्यान रखना, अभी हैं, क्लोज नहीं हुए हैं। तो इसीलिए यहां पर 4 लिखा गया। ये बात सबको क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस बात में कि यहां पर 4 क्यों लिख दिया, यहां पर 3 लिखा है? जबकि वो इसलिए कि जो पहले दिन वाला है वो अभी पोजीशन क्लोज नहीं हुई है। वो क्लोज हो जाती तो हम यहां पर 3 लिखते, लेकिन वो भी है अभी, और 3 और नए आ गए हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गए हैं, इसलिए यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 4 बन गया है। ये समझ आया आपको? ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद मान लो अब डे 3 आ गया तो कुछ और नई चीजें हुई होंगी। तो क्या क्या हो सकता है? तो आंसर है ओपन इंटरेस्ट में चेंज भी आ सकता है। क्या मतलब है? यहां पर क्या चेंज नहीं आया था? तो आंसर हाँ आया था। ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया था? बढ़ गया था। यहां पर आप ध्यान से देखो, पहले दिन 1 था और अब यहां पर 4 हो गया था, तो ओपन इंटरेस्ट में क्या आ गया था? चेंज आ गया था। तो ओपन इंटरेस्ट में जब चेंज आता है तो वो चेंज कई तरह से हो सकता है। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज भी हो सकता है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज ही ना आए। ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है। जब भी आप अपनी स्क्रीन को मार्केट में देखोगे तो वहां पर आपको ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ वहां पर आने वाले चेंजेस भी दिखाई देते हैं। कहां पर दिखाई देते हैं सर? दिखाना लाइव मार्केट में। देखो, यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो व्हाइट में लिखा हुआ है, करेक्ट? आपको दिख रहा है बहुत ही क्लियरली, ठीक। इसके साथ में आपको यहां पर परसेंट में कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। हाँ सर, ये दिख रहा है ग्रीन में, ये लिखा हुआ है। इसमें अगर आप देखो तो एट द मनी पर यहां पर ये तो जो है ये ओपन इंटरेस्ट है, ये 90 लाख है। 90 लाख, ये 90 लाख क्या है सर? देखो, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ये 90 लाख ये बताता है कि 25,900 वाली जो स्ट्राइक है कॉल की, उस 25,900 की कॉल वाली स्ट्राइक में 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का बिल्कुल सिंपल सा मतलब यह है कि 25,900 वाली कॉल को 90 लाख लोगों ने क्या किया है? सेल किया है, और 90 लाख लोगों ने अभी भी क्या कर रखा है? बाय कर रखा है। अभी क्लोज नहीं हुआ है। ये बात ध्यान रखना। इतनी बात आ रही समझ में? फिर से बताओ, 90 लाख का क्या मतलब है? ओआई के नीचे 90 लाख का क्या मतलब बताओ? तो आंसर है सर 90 लाख का मतलब यह है कि अभी भी मार्केट में 90 लाख लोग इस स्ट्राइक को बाय करके बैठे हुए हैं। एट द सेम टाइम किसी को 90 लाख लोग क्या कर रहे हैं? उसको सेल करके बैठे हुए हैं। अभी भी हैं, अभी खत्म नहीं हुई ये बात, अभी चल रही है मार्केट में ये बात। 90 लाख लोग अभी भी हैं। ये समझ आया बात आपको? अब सवाल है कि क्या सर इससे पिछले वाले दिन, जैसे आज कोई डेट है, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी मान लो, जैसे आज सपोज करिए 15 नवंबर है, तो सर क्या 14 नवंबर को भी यहां पर 90 ही लिखा था? तो आंसर है नो, 90 नहीं लिखा था। यहां पर कुछ और लिखा रहा होगा एक दिन पहले, लेकिन आज जो है वो कितना लिखा है? 90 लिखा हुआ है। तो एक दिन पहले जो लिखा था उसके कंपैरिजन में ये बढ़ गया है सर या घट गया है? ये मैं कैसे पता करूं? तो बिल्कुल सिंपल है। इसके सामने अगर आप ध्यान से देखो तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो ग्रीन में लिखा हुआ है। ग्रीन में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो इंक्रीज हुआ है। मतलब अच्छा, आप समझ आई बात सर? आप ये कह रहे हो कि आज 90 है और 90 के सामने कोई ग्रीन में अगर ओपन इंटरेस्ट में चेंज ग्रीन में लिखा हुआ है, इसका मतलब उससे पहले कम था इस स्ट्राइक पर, करेक्ट? और आज जो है वो बढ़ गया है। ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हो गया है? तो आंसर 51% इंक्रीज हो गया है। पिछले दिन जो था उसके मुकाबले आज जो है ओपन इंटरेस्ट वो 51% इंक्रीज हुआ है। अगर यही चीज रेड में होती तो हम क्या कहते कि यहां पर ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया है? घट गया है। अब लोगों ने अपनी पोजीशन को क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया है। ये बात आई आपको समझ में? ठीक है। अब एक बार फिर से पुट वाली साइड पर चलते हैं। पुट वाली साइड पर इसी स्ट्राइक की बात करेंगे, ठीक है? इसी स्ट्राइक पर पुट वाली साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो कितना है? 63 लाख। तो 63 लाख लोग, 63 ओपन इंटरेस्ट होने का क्या मतलब है सर? इस बात का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि 63 कॉन्ट्रैक्ट, 63 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो मार्केट में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें 63 लाख लोग ये मानते हैं कि यहां पर जो 25,900 की जो पुट है उसको बाय करके बैठे हैं,
और 63 लाख लोग उसको सेल करके बैठे हुए हैं। ये मतलब है इस बात का। और अगर उसके सामने आपको ग्रीन में कुछ दिखाई दे रहा है तो वो ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज हो रहा है उसके डेटा को दिखाता है, और वो ये बताता है कि ग्रीन के पिछले दिन के कंपैरिजन में वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अगर यही चीज रेड में हो, जैसे मैं एग्जांपल के किसी स्ट्राइक का दिखाने की कोशिश करता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए ये जो पुट है, पुट के लिए अगर आप देखो 26,200 का ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 3 लाख है। 3 लाख लोग उसको बाय भी करके बैठे हैं और सेल भी करके बैठे होंगे ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम, लेकिन उसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो रेड में दिखा रहा है। ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज आया है वो रेड में दिख रहा है। रेड में दिखने का मतलब कि वहां पर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होने का मतलब ये है कि लोगों ने एक दिन पहले जो पोजीशन बनाई थी इस स्ट्राइक पर, अब वो उन्होंने क्लोज कर दी है, क्योंकि अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अब उनका एनालिसिस ये कह रहा है कि मार्केट कहीं और जा रहा है, तो वो उन स्ट्राइक्स पर शिफ्ट हो रहे होंगे। ये बात आई आपको समझ में? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो चेंज होता है। कैसे कैसे चेंज हो सकता है? तो आंसर है सर वो इंक्रीज हो सकता है। कैसे पता चलेगा इंक्रीज हुआ है? तो आंसर है ग्रीन में दिखाई देगा। अच्छा, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ये भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा? रेड में दिखाई देगा। अब अनचेंज भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ओपन इंटरेस्ट में कोई भी चेंज ना आए। ये कैसे पता चलेगा? तो आंसर पिछले दिन के मुकाबले आज जो डेटा आपको दिखाएगा ओपन इंटरेस्ट में चेंज, वो 0% दिखाना चाहिए। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मान लो यहां पर आप देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट में चेंज, तो जैसे एग्जांपल के लिए कहता हूं, ये जो 25,600 की जो स्ट्राइक है ना, इसमें ओपन इंटरेस्ट 11 लाख था, आज है 11 लाख है, यानी कि 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है मार्केट में इस स्ट्राइक के। लेकिन इसके ओपन इंटरेस्ट में चेंज देखो आप तो 0.3 समथिंग, लगभग 0% है। तो वो चेंज नहीं हुआ है, कुछ खास चेंज नहीं आया है पिछले दिन के मुकाबले। पहले भी 11 लाख के आसपास रहे होंगे एक दिन पहले, और आज भी 11 लाख के आसपास ही हैं। तो बहुत बड़ा चेंज इसमें देखने को नहीं मिला है। तो हम इसे किस तरह से लेंगे कि ये चेंज नहीं हुआ है, अनचेंज रहा है ओपन इंटरेस्ट। ये बात आई समझ में? करेक्ट? ओके। अब थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बातें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। देखिए, मान लो कि डे 1 क्या हुआ कि ए पर्सन ने बी पर्सन से एक ऑप्शन बाय किया, करेक्ट? तो इसने सेल किया, इसने बाय किया, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गए? तो आंसर है 1 कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया। तो ओपन इंटरेस्ट कितना बना? तो आंसर है 1, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट किसको बताता है कि मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है। तो एक ओपन हो गया, तो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना आ गया डे 1? तो आंसर है कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था तब तक ओपन इंटरेस्ट कितना था? तो आंसर है 0 था। ध्यान रखना, कितना था ओपन इंटरेस्ट? 0 था, जब तक ये दोनों मार्केट में नहीं आए थे। तो अब ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना आ गया है? तो आंसर है 0 में से 0 के बाद अब 1 हो गया ना, तो ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आया? तो आंसर इसमें से इसे क्या कर दो? माइनस करा दो। तो 1 में से 0 माइनस कराओगे तो ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आया? 1 का चेंज आ गया। इतनी बात आ गई समझ में? क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद आ जाओ डे 2 पर। डे 2 पर क्या हुआ? 2 नए लोग और आ गए मार्केट में, उन्होंने नई पोजीशन इनिशिएट कर दी, नए कॉन्ट्रैक्ट बना लिए। कितने कितने बनाए? तो सी ने 3 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किए डी से, ठीक है? तो इसने 3 सेल किए, इसने 3 बाय किए, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट और आ गए मार्केट में? तो आंसर है 3 कॉन्ट्रैक्ट और ओपन हो गए हैं। जबकि पिछले दिन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, वो अभी भी क्या है? ओपन है। तो अब मार्केट में डे 2 पर कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो अभी भी ओपन हैं? तो आंसर है 1 ये और 3 ये, टोटल कितने? 4 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मार्केट में ओपन है। तो इसलिए जो ओपन इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ? 4 हो गया। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में? ओपन इंटरेस्ट हमेशा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है जो अभी भी मार्केट में है, करेक्ट? अगर ये डे 1 लेते और डे 1 ही क्लोज कर देते उस पोजीशन को, तो अगले दिन अगर ये 3 बाय करते और 3 सेल करते तो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू 3 होती। क्यों? क्योंकि वो पहले दिन लिया और उसी दिन क्लोज कर दिया। लेकिन जो पहले दिन लिया गया वो पोजीशन अभी क्योंकि क्लोज नहीं हुई है तो उसको भी ओपन माना जाएगा, और अगले दिन 3 और नई पोजीशन आ गई, तो टोटल कितने हो गए? तो आंसर है 4 पोजीशन अभी भी ओपन हो गई, इसलिए ओपन इंटरेस्ट 4 लिखा गया। लेकिन सवाल है कि ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना आया? तो वो तो बहुत ही आसान है सर। देखो, पहले दिन ओपन इंटरेस्ट कितना था? 1, यानी एक ही कॉन्ट्रैक्ट था मार्केट में। अब दूसरे दिन क्या हुआ? 3 नए कॉन्ट्रैक्ट आ गए, तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट हो गया 4।
तो कितने का चेंज आया? तो आंसर 3 का चेंज आया। कैसे पता किया सर आपने? तो आंसर दूसरे दिन के ओपन इंटरेस्ट में से पहले दिन का ओपन इंटरेस्ट क्या कर दो? माइनस करा दो। इतनी बात आ गई आपको समझ में? ठीक। अब इसके बाद आ गया थर्ड डे। तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन कुछ नई चीज हुई। क्या? कि मार्केट में जो लोग पहले से थे, अब मार्केट में कोई नया नहीं आया तीसरे दिन, जो लोग मार्केट में पहले से थे उन लोगों ने आपस में अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, ए ने, जिसने कुछ बाय कर रखा था उसने कुछ सेल कर दिया, उसने अपनी एक पोजीशन को क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो हम क्या कहेंगे कि जिसने बाय किया अब उसने सेल कर दिया, यानी कि वो मार्केट से बाहर हो गया, यानी कि उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दिया। ये बात आई समझ में? तो देखो, ए ने पहले दिन क्या किया था? बाय, करेक्ट। उसने तीसरे दिन आकर उसे सेल कर दिया, तो ए ने अपनी पोजीशन को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो मार्केट में क्या हो गया? एक कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि इसने जब बाय किया था तो किसी से किया था? तो आंसर है हाँ, किसी से किया था। तो अब इसने सेल किया है तो किसी को किया होगा? तो आंसर है हाँ, किसी को किया है। तो वो जो किसी को किया है वो नया पर्सन आया है मार्केट में या पहले से ही बैठा हुआ था? तो आंसर है पहले से ही बैठा हुआ था, डी तो है ना। तो इसने जब इसे सेल किया तो किसको किया? तो आंसर है डी को कर दिया, जो पहले से मार्केट में था, करेक्ट। तो अगर ये पहले से मार्केट में था तो अब इसकी पोजीशन के बारे में सोचो। पहले इसकी पोजीशन क्या थी? इसने 3 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए थे, करेक्ट। अब इसने एक वापस बाय कर लिया, तो अब इसकी पोजीशन मार्केट में क्या रह गई? 2 सेल की। केवल इसने क्या किया है? 2 सेल किए हैं। ये बात आई आपको समझ में? तो इसका मतलब इसने अपनी एक पोजीशन को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। एक को किया है इसने, सेल तो 3 किए थे लेकिन एक वापस से बाय कर लिया, तो इसने भी अपनी एक पोजीशन को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ये बात आ गई समझ में? तो मार्केट में टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो क्लोज हो गए? तो आंसर है 1 ही हुआ। क्यों? ए ने क्या किया? डी को सेल कर दिया। ए ने डी को सेल किया, तो इन दोनों ने अपने अपने एक कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक। तो एक कॉन्ट्रैक्ट अगर क्लोज हो गया तो यहां पर हम लिखेंगे कि मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया है, तो पहले के मुकाबले अब ओपन इंटरेस्ट कितना रह गया? 3 रह गया। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक। अब ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना आया? तो आंसर है इसमें से इसको क्या कर दो? माइनस। तो 3 में से 4 माइनस कराओगे तो ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आएगा? -1 का, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया। ये बात आ गई समझ में? अब यहां पर लोगों को थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन होता है। क्या? मार्केट में 2 चीजें होती हैं। एक तो होती है एग्जिस्टिंग पोजीशन, इस बात को ध्यान रखना। कौन सी पोजीशन? एक तो होती हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं पहले से, और दूसरी होती हैं जो मार्केट में नई पोजीशन बनी। ठीक है। अब मान लो मार्केट में डे 1 2 लोग थे, एक ए और एक बी, और फिर दूसरे दिन और 2 नए लोग आ गए, सी एंड डी। अब यहां पर बहुत ही क्लियरली ये बात समझने की जरूरत है कि जो ए और बी थे ये मार्केट में डे 1 न्यू लोग थे, तो उन्होंने एक बाय किया ऑप्शन, ठीक है, और एक सेल किया, करेक्ट। तब उस केस में यहां पर इन दोनों के बीच में क्या बन गया था? 1 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 1 कॉन्ट्रैक्ट और 1 पोजीशन। अभी इसको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि 1 कॉन्ट्रैक्ट और 1 पोजीशन का क्या मतलब है। एक पोजीशन बन चुकी और 1 कॉन्ट्रैक्ट बन चुका, करेक्ट। नाउ अब अगले दिन क्या हुआ? 3 यहां पर इसने सी ने बाय किया और 3 यहां पर सेल किए डी पर्सन ने। अब इनके बीच भी क्या हुआ? तो आंसर है 3 कॉन्ट्रैक्ट बन गए, ठीक है, और 3 पोजीशन इन लोगों ने आपस में स्टैब्लिश कर ली। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये जो 3 पोजीशन हैं सी और डी की, इसको थोड़ी देर के लिए आप इस तरह से ना लिखकर ऐसे लिखना स्टार्ट करो कि इसने बाय किया, पहला बाय किया और पहला इसने सेल किया, एक कॉन्ट्रैक्ट बना। फिर इसने दूसरा वाला बाय किया और इसने दूसरा वाला सेल किया, फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट बना। फिर इसने एक और बाय किया और इसने एक और सेल किया, तो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बना और तीसरी पोजीशन बन गई। नो प्रॉब्लम। ये तो एग्जिस्टिंग बात चल रही थी मार्केट में। नाउ अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होता है और कब एक पोजीशन शिफ्ट होती है। इसी में ही सारा सीक्रेट छपा हुआ है। जो लोग कई बार कंफ्यूज इस चीज में होते हैं वो अब आपको क्लियर हो जाएगी। कैसे? देखो, समझो। मान लो ये होगा सब कुछ डे 1,
ठीक है, डे 1, ये सब कुछ हुआ डे 2। अब डे 3 क्या हुआ? तो मान लो डे 3 कोई एक नए लोग आ गए मार्केट में। कौन कौन नए लोग आ गए? तो सपोज करो यहां पर आ गए ई और एफ, ये दो लोग नए आ गए। अब अगर मान लो ये दोनों लोग आपस में कुछ करेंगे, आपस में कुछ कर रहे हैं यानी कि बाय और सेल कर रहे हैं, तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होंगे, न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होंगे और जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। क्या होगा? क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना अगर दोनों लोग नए हैं मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट में जो लेन देन हुआ वो एग्जिस्टिंग लोगों के बीच में हुआ तो वहां पर ओपन इंटरेस्ट घटेगा, क्योंकि वो लोग आपस में अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। जब ये आपस में कुछ करेंगे तब तो क्लोज होगा, जब नए लोग आपस में कुछ करेंगे तब वहां पर पोजीशन क्रिएट होगी, नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। तो इस बात को एक रूल की तरह मान के चलो, इसे थंब रूल मान लो कि अगर कुछ एग्जिस्टिंग लोगों के बीच में कुछ भी हुआ तो वहां पर जो पोजीशन है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज न्यू लोगों के बीच में हो रही हो, आपस में लेन देन चल रहे हो, तो वहां पर जो नए कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ओपन हो जाते हैं। तब उस केस में जो OI है वो क्या होता है? तो आंसर न्यू लोगों के बीच में जब कुछ लेन देन होता है तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, लेकिन एग्जिस्टिंग लोगों के बीच में अगर कुछ ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो घटता है, क्योंकि वहां पर पोजीशन क्लोज हो गई होती है। क्या मतलब है सर इस बात का? देखो, ए ने डे 1 क्या किया था? बाय। और डी ने क्या किया था? डी ने डे 1 क्या किया था? अपने लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए थे। अब मान लो जो ए है वो डी को कुछ सेल कर दे। डी ने 1 बाय किया था ना, अब ये 1 क्या कर दे? सेल कर दे अपनी पोजीशन। और डी क्या कर ले? जिसने 1 सेल कर रखा था ना, अब वो 1 क्या कर ले? बाय कर ले ए से। तो ए भी मार्केट में पहले से एग्जिस्ट करता था और डी भी मार्केट में पहले से एग्जिस्ट करता था। तो अगर ये जिसने बाय किया है अगर उसने सेल कर दिया तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? क्लोज। इसने जिसने पहले 1 बाय सेल कर रखा था, अब उसने 1 बाय कर लिया तो इसकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। तो इस केस में यहां पर हम कहेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो ओपन इंटरेस्ट एक कम हो जाएगा। ये बात आ गई आपको समझ में? लेकिन अगर मान लो ए ने डी को क्या नहीं किया होता? सेल नहीं किया होता, एग्जिस्टिंग जो मार्केट में है उसको सेल ना किया होता, उसने सपोज करो सेल किया होता किसको? ए को। ए से सपोज करो ई को सेल किया होता, तो अब ये 1 सेल कर रहा है, तो यानी कि ई क्या कर रहा होगा? 1 बाय कर रहा होगा। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या मार्केट में कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? तो आंसर है नो, ऐसा नहीं बनेगा। तब इस केस में यहां पर सिर्फ पोजीशन शिफ्ट हुई। क्या मतलब है सर इस बात का? पोजीशन शिफ्ट हुई। देखो, इसको हमेशा ऐसे देखते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि पहले 2 दिनों में आप मार्केट में ये बताओ कि नंबर ऑफ बायर कितने थे और नंबर ऑफ सेलर कितने थे। तो आंसर है फर्स्ट डे में 1 बायर था, 1 सेलर था, करेक्ट। दूसरे दिन 3 नए बायर आ गए थे, तो टोटल बायर मार्केट में कितने थे? 4। ओके, तो इसका मतलब 4 सेलर रहे होंगे। 1 सेलर पहले दिन था और 3 नए कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए थे दूसरे दिन। तो नंबर ऑफ सेलर अगर हम देखें, नंबर ऑफ सेल पोजीशन कितनी थी? 4। नंबर ऑफ बाय पोजीशन भी 4, नंबर ऑफ सेल पोजीशन भी 4। नाउ अब एक बात को ध्यान से सुनना, अगर डी ने अगर यहां पर अगर हम देखें, यहां पर ए ने अगर डी को कुछ बाय करा दिया और इसने सेल कर दिया एग्जिस्टिंग के बीच में, तब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया था। क्यों? क्योंकि अब उस केस में नंबर ऑफ बायर कितने हो गए? तो आंसर है यहां पर, क्योंकि इसने बाय करके सेल कर दिया था तो इसने पोजीशन क्लोज कर दी, ये चला गया मार्केट से। इसने अब क्या किया? इसने एक पोजीशन जो सेल की थी वो वापस से बाय कर ली, तो ये भी एक पोजीशन इसकी कम हो गई मार्केट में। तो अब मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया। अब यहां पर जो नंबर ऑफ बायर हैं वो 1 जा चुका है, जो नंबर ऑफ सेलर है वो 1 जा चुका है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 1 बायर और 1 सेलर कम हो गया। अब 1 बाय और 1 सेल क्योंकि कम हो गया तो एक कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया, करेक्ट। तो इसलिए अब यहां पर हम कहेंगे क्योंकि यहां पर 1 कम हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट 1 कम हो गया। लेकिन अगर मान लो ए जो है वो डी को ना सेल करके ई को सेल कर रहा होता तब क्या होता? तो आंसर है कि अब मार्केट में एक नया बायर आ गया, ठीक है,
और एक जो था वो चला गया, जो पहले से बायर था वो क्या हो गया, चला गया। तो अब नंबर ऑफ बायर जो पहले मार्केट में 4 थे, अभी भी कितने हैं, 4 ही हैं, हाँ या ना। पहले बताओ कितने थे, पहले 1 और 3 कितने थे, 4। अब यहां पर कितने हैं, तो आंसर अभी भी एक बायर आ गया है नया और ये 3 अभी भी हैं। तो उस केस में अभी भी नंबर ऑफ बायर कितने हैं, 4 हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो केवल इसने ए ने ई को सेल करके केवल अपनी पोजीशन चेंज कर दी, केवल से बायर का नाम चेंज हो गया है। पहले ए हुआ करता था, अब उसका नाम क्या हो गया है, ई हो गया है। तो अभी भी नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर कैसे हैं मार्केट में, सेम है, क्योंकि ये तो अपनी पोजीशन को क्लोज करके जा चुका है, इसकी पोजीशन ई ने ले ली है। तो इसलिए अब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट नहीं हुआ, तो अब ओपन इंटरेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये बात आ गई आपको समझ में। इसीलिए हमने यहां पर डे 3 क्या लिखा, हमने डे 3 ये लिखा कि जो ए था उसने डी को क्या कर दिया, सेल कर दिया। ए ने डी को क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब ए पहले से मार्केट में था, डी पहले से मार्केट में था, तो ए ने जिसने बाय कर रखा था, जब उसने एक सेल कर दिया तो ये मार्केट से बाहर हो गया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया। ठीक है, अगर डी की साइड से देखोगे तो इसको ऐसे देखोगे कि डी जिसने 3 सेल कर रखे थे उनमें से एक बाय कर चुका, यानी कि ये मार्केट में एक पोजीशन से बाहर हो गया, तो इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया, तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट भी एक कम हुआ। लेकिन अगर मान लो हम बात करें नेक्स्ट डे की, डे 4 क्या हुआ, डे 4 ये हुआ कि मार्केट में जो एग्जिस्टिंग लोग थे उन एग्जिस्टिंग लोगों में से सी ने, जिसने 3 ऑप्शन बाय कर रखे थे, उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने किसी थर्ड पर्सन को अपने वो तीनों ऑप्शन क्या कर दिए, सेल कर दिए नए पर्सन को। नए पर्सन का नाम है ई। तो सी एग्जिस्टिंग था, ठीक है, उसने नए पर्सन को अपनी पोजीशन शिफ्ट कर दी, ई ने 3 क्या कर लिए, बाय कर लिए। तो अब सी तो मार्केट से चला गया, करेक्ट, वो 3 ऑप्शन का बायर था, लेकिन अब मार्केट में नया ऑप्शन बायर आ गया है उन्हीं 3 का, तो अब केवल इसकी पोजीशन इसने ले ली है। मार्केट में नंबर ऑफ बाय और नंबर ऑफ सेल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। पहले नंबर ऑफ बाय और नंबर ऑफ सेल कितने थे उसको थोड़ा समझो। पहले नंबर ऑफ बायर थे यहां पर 1 और 3 कितने, 4, 1 और 3 4, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ बाय 4 थे, तो इसलिए यहां पर ओपन इंटरेस्ट 4 था। अगले दिन एक बायर चला गया और एक सेलर चला गया, है ना, तो उस केस में इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया, तो ओपन इंटरेस्ट एक कम हो गया था। अब अगले दिन जो है वो ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो बचे हुए हैं उनमें से किसी एक ने नए पर्सन को कुछ दिया है। अब नए पर्सन को अपनी पोजीशन केवल ट्रांसफर करी है, इसलिए यहां पर ओपन इंटरेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आया, इसलिए हमने कहा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज 0। ये बात आ गई समझ में। तो हमेशा ध्यान रखेंगे क्या, कि जब एग्जिस्टिंग जो पहले से मार्केट में लोग हैं उनके बीच में कुछ लेन देन होता है तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर 2 नए लोगों के बीच में आपस में कुछ होता है तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग वाला नए को कुछ भी लेन देन होता है, एग्जिस्ट और नए के बीच में कुछ लेन देन होता है, तो ओपन इंटरेस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है। ये 3 रूल है, ये आप अगर याद रखोगे तो बात बन जाएगी। एक बार फिर से बताओ क्या सीखा आपने। तो आंसर है सर देखो, मार्केट में एक नया कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब एक बायर आता है एक सेलर आता है, करेक्ट, ये बात समझ में आ गई, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फिर अगले दिन हो सकता है और नए लोग आए, उनके बीच में आपस में कुछ होगा, लेन देन होगा, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट नए बनेंगे, तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो नए लोग आए, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। अब नए लोगों की जगह एग्जिस्टिंग लोगों में आपस में कुछ हो रहा है, तो वहां पर ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, घटेगा, क्योंकि पोजीशन क्लोज हो रही होंगी। और अगर एग्जिस्टिंग लोग नए लोगों के साथ कुछ लेन देन कर रहे हैं तो वहां पर ओपन इंटरेस्ट में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ पोजीशन शिफ्ट होती हैं। बायर अपनी पोजीशन को किसी और को देकर चला जाता है, क्योंकि ये सेल कर रहा होगा ना, सेल करके ये तो मार्केट से हट गया, तो यानी कि इसने सेल किया, यानी किसी ने बाय कर लिया। तो पहले ये बायर था, अब उसने किसी और को बायर बना दिया उतनी ही पोजीशन का। इसलिए जब एग्जिस्टिंग और न्यू के बीच में कुछ भी होता है तो हम कहते हैं वहां पर ओपन इंटरेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, केवल पोजीशन ट्रांसफर हुई है। ये बात आई आपको समझ में। तो ये तो बातें होंगी कि किस तरह से ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट में आने वाले चेंज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है।
लेकिन आपको इनको मैन्युअली कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर ये सारा डेटा आपको पहले से गिवन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें ऑप्शन चेन की, तो अगर मान लो मैं जीरोधा में देख रहा हूँ, या आप भी मान लो जीरोधा में अगर ब्रोकर आपका है, तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट को देखते हो तो वो आपको दिखाई देगा, ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज है वो आपको दिखाई देगा, बट यहाँ पर आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। तो वॉल्यूम आप देख सकते हो, चाहे तो आप NSE की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर जाकर आप इजीली वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर वॉल्यूम भी दिख जाता है, IV भी दिख जाता है, करेक्ट, बिड रेट, आस्क रेट, ये सब कुछ दिख जाता है, स्ट्राइक दिख जाएगा, ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आया है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, ये सब कुछ वहाँ पर दिखाई देता है। या फिर आप सेंसिबल पर जाकर वहाँ पर भी आप वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना आया, परसेंटेज में कितना है, एब्सोल्यूट कितना है, सब कुछ ये डेटा सब कुछ ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। बस आपको इसको एनालिसिस करना आना चाहिए, कैसे एनालाइज करते हैं इसको। ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, एक बार फिर से हम लोग जानते हैं कि ये सब स्ट्राइक्स हैं, ये हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड में कॉल्स के प्रीमियम दिए हुए हैं, पुट, और राइट साइड में पुट के प्रीमियम दिए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद कॉल के बाद ये वाला जो कॉलम है ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट लाख में कितना है। जैसे कि 25,950 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 49 लाख है। इसमें कितना चेंज आया है? तो आंसर है 57% का चेंज आया है। और अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो कितना चेंज आया है, तो आंसर 18 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड हुए हैं पिछले दिन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये तीनों कॉलम देखने आ गए। क्लियर है बात आपको? फिर से बताइए, इस वाले स्ट्राइक के लिए ये क्या गिवन है? तो आंसर सर ये इसका प्रीमियम गिवन है। इसके बाद यहां पर आइए, ये ओपन इंटरेस्ट क्या गिवन है? तो आंसर ये ओपन इंटरेस्ट बताता है कि 59 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है मार्केट में इस वाली स्ट्राइक के, करेक्ट। और ये इसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है ये क्या बता रहा है? तो आंसर ये बता रहा है कि 155% का इंक्रीज हो गया है इस कॉन्ट्रैक्ट में इससे पिछले दिन के कंपैरिजन में। तो कितने का इंक्रीज हुआ है? तो आंसर 35 लाख का इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और इसके बाद अब जो एक नेक्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है वो वॉल्यूम का कॉलम दिखाई दे रहा है। तो ये जो वॉल्यूम है ये है क्या, थोड़ा सा पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद हम इस डेटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि इस डेटा से हमें पता क्या चल रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या मान के चलें कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, या डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या मान के चलें मार्केट नीचे जाने वाला है। इसका सेंटीमेंट हम तब पता करेंगे जब हम इन डेटा को समझने लग जाएंगे। तो पहले हम वॉल्यूम को और समझ लें कि वॉल्यूम एक्चुअल में होता क्या है और उसका ओपन इंटरेस्ट से क्या लेना देना है, करेक्ट। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्या मतलब है सर इस बात का? देखो इसको थोड़ा समझते हैं एग्जांपल से। डे 1 क्या हुआ था? डे 1 ये हुआ था कि एक पर्सन था A और एक पर्सन था B। इसने पर्सन A ने 1 बाय किया और B ने 1 सेल किया, तो यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। तो ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया? 1। ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना हो गया? 1, क्योंकि यहां पर जब कुछ भी नहीं इन्होंने आपस में लेन देन नहीं किया था तब ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था, तब कितना था? 0। तो इसमें से इसे माइनस किया तो ओपन इंटरेस्ट में चेंज आ गया 1, करेक्ट। अब सवाल है कि वॉल्यूम कितना हुआ? तो आंसर है कि यहां पर एक लेन देन हुआ है तो यहां पर वॉल्यूम हो गया 1। अब इस वाले सिनारियो में यहां पर ओपन इंटरेस्ट भी 1 है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ओपन हो गया है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी 1 है, क्यों? क्योंकि पहले दिन के मुकाबले अब नया वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया है, तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट भी 1 हुआ, करेक्ट। अच्छा, फिर इसके बाद वॉल्यूम 1 क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है। एक बाय और एक सेल में कितना ट्रांजैक्शन होता है? 1 ट्रांजैक्शन होता है, तो यहां पर वॉल्यूम भी 1 हो गया। अब सवाल है नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे यहां पर 2 नए लोग आए, एग्जिस्टिंग इनमें से कोई भी नहीं है, दोनों कौन से हैं? नए लोग। नए लोग आएंगे तो क्या होगा? तो आंसर ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, करेक्ट। कैसे? देखो 3 बाय किए C ने और 3 सेल किए D ने, तो यहां पर 3 कॉन्ट्रैक्ट बन गए, 3 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए, मतलब कि अब मार्केट में नए 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गए। तो अब यहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना हो चुका है? तो आंसर है 4, क्योंकि अभी पिछला वाला क्लोज नहीं हुआ है, वो भी अभी है और 3 और नए आ गए, तो ओपन इंटरेस्ट हो गया 4, करेक्ट।
अब सवाल है कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना आया है, तो चेंज हमेशा पिछले दिन के मुकाबले देखा जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पर पहले दिन कितना था ओपन इंटरेस्ट 1 और अब कितना है 4, तो कितने का चेंज आया, तो इसमें से इसे माइनस करा दो, 3 कॉन्ट्रैक्ट नए आ गए हैं तो 3 का चेंज आया, करेक्ट। लेकिन वॉल्यूम कितना हुआ, तो आंसर है वॉल्यूम यहाँ पर 4 हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले दिन कितने ट्रांजेक्शन हुए थे 1, तो वॉल्यूम 1 हो चुका था। अब दूसरे दिन नए 3 ट्रांजेक्शन और हो गए, तो टोटल कितने ट्रांजेक्शन हो गए, कितना लेन देन हुआ, तो आंसर है 4। अब वॉल्यूम के केस में क्या होता है, वॉल्यूम के केस में लेन देन देखे जाते हैं कितने हुए हैं, ये नहीं देखा जाता है कि एग्जिस्टिंग लोगों के बीच में हुआ या 2 नए लोगों के बीच में हुआ या एग्जिस्टिंग और नए लोगों के बीच में हुआ, उसका लेना देना वॉल्यूम से नहीं होता है। वहां पर तो सिर्फ ये देखना होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेन देन हुआ या नहीं हुआ, वो चाहे किसी के भी बीच में हुआ हो उसे काउंट किया जाएगा। इसीलिए जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा इंक्रीज होता है, कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। ये बात आई आपको समझ में, तो इसलिए यहां पर जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया 4 हो गया, क्लियर। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन ये हुआ कि ए ने डी को क्या कर दिया, सेल कर दिया और डी ने बाय कर लिया। अब ए और डी क्योंकि मार्केट में पहले से ही एग्जिस्ट करते थे, तो इनके बीच में अगर कोई भी लेन देन होगा तो ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, तो आंसर जितने ऑप्शन का एग्जिस्टिंग लोगों के बीच में लेन देन हुआ होगा। अब कितने का लेन देन हुआ है 1 का, तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट 1 कम हो जाएगा। तो पहले 4 था, अब कितना रह गया 3 रह गया। ये बात आ गई समझ में, ओपन इंटरेस्ट में कितने का चेंज आ गया, तो आंसर 1 का चेंज आ गया, ठीक। तो इसलिए यहां पर माइनस का लिखा है क्योंकि अब वो कम हुआ है। डिक्रीज होगा तो माइनस का साइन लगा देंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर प्लस का साइन लगा दो, प्लस का ओपन इंटरेस्ट हुआ है, यहां पर भी +1 हुआ था। क्लियर हो गई बात आपको। लेकिन सवाल है कि वॉल्यूम कितना हो गया, तो आंसर है कि सर ये तो इस वाले दिन एक और ट्रांजेक्शन हो गया। अब वो चाहे एग्जिस्टिंग के बीच में हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेन देन तो हुआ है ना, तो अब एक नया लेन देन और हो गया, तो अब 4 की जगह वॉल्यूम कितना हो गया 5। तो वॉल्यूम हमेशा लेन देन को काउंट करने की प्रोसेस होती है, लेन देन को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आगे समझ में, वॉल्यूम 5 हो चुका। कैसे हुआ 5, फिर से सुनो। पहले दिन एक लेन देन हुआ वॉल्यूम 1, दूसरे दिन 3 लेन देन हुए वॉल्यूम 4 हो चुका। अब तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन एक लेन देन और हुआ, तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना हो गया 5, 4 हो चुका था, अब एक और हो गया 5। अब उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये हुआ कि जो सी था वो एग्जिस्टिंग था और जो ई था वो न्यू था। तो एग्जिस्टिंग ने न्यू को अपनी पोजीशन दे दी, तो ये पोजीशन सिर्फ क्या हुई, ट्रांसफर हुई। अब क्योंकि पोजीशन सिर्फ ट्रांसफर हुई है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, इसलिए ओपन इंटरेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आया। पिछले दिन भी 3 था, अब भी 3 है। ये बात आई आपको समझ में। तो ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना आया, तो आंसर है 0। इतनी बात आ गई समझ में। लेकिन यहां पर जो वॉल्यूम है वो 8 हो चुका। कैसे, क्योंकि यहां पर जो लेन देन है वो 3 हुए हैं। कितने का लेन देन हुआ है, 3 कॉन्ट्रैक्ट का लेन देन हुआ है, 3 पोजीशन का लेन देन हुआ है, 3/3 सेल किए गए हैं, करेक्ट। तो यहां पर 3 वॉल्यूम और बढ़ गया। तो वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो मार्केट में दिखाएगा कि डेली कितने लेन देन हो रहे हैं। जब से वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है पहला, उससे लेकर अब तक कितने क्या हो रहे हैं, लेन देन हो चुके हैं और हो रहे हैं। ये दिखाता है कौन, वॉल्यूम दिखाता है। अब इस वॉल्यूम को पढ़ने के भी बहुत सारे फायदे हैं। वो कैसे फायदे हैं, अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम थोड़ा 1-2-3 बातें हैं जो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बीच में जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश और कर लें 1-2 पॉइंट की हेल्प से। क्या क्या, देखो ओपन इंटरेस्ट क्या करता है, ओपन इंटरेस्ट बताता क्या है मार्केट में। ओपन इंटरेस्ट बताता है कि मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो अभी भी ओपन हैं, जहां पर लोग अभी भी अपनी पोजीशन को बनाकर रखे हुए हैं, करेक्ट। और वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम ये बताता है कि मार्केट में कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या हो चुके हैं। ये बात आ रही है आपको समझ में, ये दोनों अलग अलग बात बता रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ओपन इंटरेस्ट जो है कैन इंक्रीज डिक्रीज बेस्ड ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटी। क्या मतलब है कि ओपन इंटरेस्ट तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कम कब होगा, जब जो एग्जिस्टिंग लोगों के बीच में लेन देन होता है तो वो कम होने लगता है, ठीक है। और इंक्रीज कब होता है, जब मार्केट में नई पोजीशन बनाई जाती हैं, नए लोग आ जाते हैं, करेक्ट, तो इंक्रीज भी हो सकता है।
लेकिन जो वॉल्यूम है वो मार्केट में कभी कम नहीं हो सकता। मार्केट में वॉल्यूम जो है वो ऑलवेज इंक्रीज होगा विद ईच ट्रांजेक्शन, ठीक है, चाहे वो नए लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा हो चाहे एग्जिस्टिंग के बीच में हो रहा हो। इतनी बात आगे समझ में। सो वॉल्यूम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग बट ओपन इंटरेस्ट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये बात आई समझ में। इसके बाद ओपन इंटरेस्ट क्या दिखाता है, तो आंसर है ओपन इंटरेस्ट शोज लिक्विडिटी इन टर्म ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पोजीशन। क्या मतलब है सर इस बात का? देखो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कहता हूं कि निफ्टी अभी मान लो एग्जांपल के लिए 25,000 पर है, करेक्ट, ये इसकी एट द मनी की स्ट्राइक है एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो है मैंने माना कि 10 लाख। कितना है? 10 लाख। नाउ ये 10 लाख क्या बता रहा है? तो आंसर बता रहा है कि ये बता रहा है कि 10 लाख लिक्विडिटी है मार्केट में, यानी कि 10 लाख लोग अपना 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट खोलकर बैठे हुए हैं, इनसे लिया और दिया जा सकता है। ये मार्केट की लिक्विडिटी को शो कर रहा है। लिक्विडिटी को शो कर रहा है, इस बात का क्या मतलब है सर? देखो जैसे मान लो कोई एक स्टॉक है, कोई एक स्टॉक है, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है उसका, जैसे मान लो कोई एक स्टॉक है XYZ, ठीक है। अब इस स्टॉक का प्राइस है मान लो 100 और ये इसका एट द मनी है। इसका आपने ओपन इंटरेस्ट देखा तो इसका ओपन इंटरेस्ट आपको दिखा 20,000। कितना दिखा? 20,000। जबकि आपने निफ्टी का देखा तो इसका ओपन इंटरेस्ट एट द मनी का आपको दिखा 10 लाख। तो कहां 20,000 कहां 10 लाख? तो यहां पर ये 20,000 क्या बता रहा है कि इस स्टॉक पर जो ऑप्शन में जो लेन देन होता है वो कम होता है, जबकि निफ्टी का ये 10 लाख का डेटा क्या बता रहा है ओपन इंटरेस्ट का? ये बताता है कि निफ्टी में लोग बहुत ज्यादा ऑप्शंस में लेन देन करते हैं। तो जहां पर भी किसी स्टॉक में और निफ्टी में या फिर किसी भी इंडेक्स में जब आप ओपन इंटरेस्ट को कंपेयर कराओगे अलग अलग, जैसे एग्जांपल के लिए कहता हूं बैंक निफ्टी और एक मान लो आपने कोई एक स्टॉक देखा, इन तीनों के ओपन इंटरेस्ट देखो एट द मनी के। तो एक का सपोज करो है 20,000 केवल, एक का है 10 लाख और एक का एट द मनी का है 50 लाख। तो वो क्या बताता है? वो बताता है कि मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिल रही है? इस वाले में जहां पर 50 लाख है, यानी वहां लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। अगर आप कोई चीज खरीदोगे चाहो और कुछ चीज बेचना चाहो तो वो आसानी से खरीदी जा सकेगी और आसानी से बेची जा सकेगी, क्योंकि ऑलरेडी 50 लाख लोग लेकर बैठे हुए हैं, तो वो बेचेंगे भी और खरीदेंगे भी। ये बात आ रही समझ में? इसे कहते हैं लिक्विडिटी है वहां पर। और जहां 20,000 लोग हैं सिर्फ, ठीक है, वहां पर हम क्या कहेंगे? उस मार्केट में या उस पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में क्या है? नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। वहां पर केवल 20,000 लोग ही आपस में लेन देन कर रहे हैं। तो वहां पर हो सकता है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है तो आपको लेन देन में मुश्किल हो जाए, लेकिन जहां बहुत सारे लोग हैं वहां पर लेन देन में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है जहां लिक्विडिटी ना हो तो आप बाय करके बैठे हो, अब अपनी पोजीशन को सेल ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई बायर ही प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां की लिक्विडिटी कम है। ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। जब मैं स्टॉक्स वाली सीरीज को लेकर आऊंगा तो वहां पर आप देखोगे कि किस लिक्विडिटी कितनी ज्यादा मैटर करती है किसी भी स्टॉक को परचेज करने के लिए। जब लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को परचेज करके रखते हैं तो वो लिक्विडिटी का भी वहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो आपको एक स्टॉक परचेज करके बैठ जाओ, वहां लिक्विडिटी है नहीं और अब आपको उसका बायर ही नहीं मिल रहा, करेक्ट? तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो आंसर उनकी ऑप्शन चेन को देखकर उनके ओपन इंटरेस्ट के डेटा से पता कर सकते हैं या उनके वॉल्यूम के डेटा से भी पता कर सकते हैं। सिमिलरली मैं ये कहता हूं ओपन इंटरेस्ट से तो पता चलता ही है कि लिक्विडिटी कैसी है मार्केट में, बट वो लिक्विडिटी पता चलती है ऑन द बेसिस ऑफ जितने लोग अभी खोलकर बैठे होते हैं अपनी पोजीशन को, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ओपन है पहले से, वो तो ओआई के हेल्प से पता चलता है। लेकिन वॉल्यूम की हेल्प से भी ध्यान रखना, क्या पता चलता है? सो द लिक्विडिटी ऑफ अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। वॉल्यूम से भी पता चलता है कि कितना वॉल्यूम हो रहा है, कितना लेन देन हो रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर, उस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना लेन देन है। तो अगर आप दो स्टॉक को कंपैरिजन करा रहे हो, एक में वॉल्यूम बहुत हाई रहता है, एक में वॉल्यूम कम होता है, इस बात का क्या मतलब है? जिसमें वॉल्यूम हाई है, इस बात का मतलब उस स्टॉक में बहुत ज्यादा खरीदना बेचना होता है, बहुत ज्यादा लेन देन हो रहे हैं, यानी कि वो पॉपुलर है, वहां लिक्विडिटी है, वहां खरीदने बेचने की कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर वॉल्यूम बहुत हैवी है, हाई है। जहां पर लो वॉल्यूम है किसी स्टॉक में, उस बात का क्या मतलब है? वॉल्यूम लो होने का मतलब हो गया
कि अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेल करना चाहता है तो कोई बायर नहीं मिल रहा, कोई बाय करना चाहता है तो कोई सेल नहीं कर रहा, सेलर नहीं मिल रहा। इसका मतलब वहां पर क्या कम रहा होगा, वॉल्यूम। हम क्या कहेंगे वहां पर क्या कम है, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी दो तरह से देखी जा सकती है, एक ओपन इंटरेस्ट के टर्म में और एक वॉल्यूम के टर्म में। लेकिन ओपन इंटरेस्ट बताता है कि कितने लोग अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं लेन देन को, है ना, लेन देन के लिए कितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जबकि वॉल्यूम क्या बताता है कि कितने लोगों का ट्रांजैक्शन हो चुका है या हो रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन के बेसिस पर बताता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही लिक्विडिटी को शो करते हैं। आई होप आपको वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि चलो सर बात आपकी मान भी ली कि चलो आपने ओपन इंटरेस्ट के बारे में कुछ बातें बता दी, कुछ वॉल्यूम के बारे में भी बातें बता दी, लेकिन हमें फायदा क्या है इनको पढ़कर? हमें फायदा तो तब पता चलेगा, हमें तब अच्छा लगेगा जब आप कुछ ऐसा बता दो कि इनको देखकर हमें मार्केट का कुछ सेंटीमेंट पता चल जाए, मार्केट का कुछ आइडिया लग जाए कि ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, तब तो कुछ फायदा है इनको पढ़ने का। तो आंसर है कि देखो वो वाला फायदा भी आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना सीखना पड़ेगा? इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑप्शन डेटा। अब इस डेटा को पढ़कर इसका इंटरप्रिटेट कैसे करोगे, इससे आप रिजल्ट्स कंक्लूजन्स कैसे निकालोगे, उसको अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने आपके सामने बोर्ड पर कुछ चीजें लिखी हैं। क्या क्या मैंने लिखा है? प्राइस। जब मैं प्राइस कहता हूं तो मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूं, करेक्ट। जब मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहता हूं तो इसका मतलब मैं ये कहता हूं कि नई कितनी पोजीशन ऐड हो रही हैं या क्लोज हो रही हैं, करेक्ट। फिर इसके बाद उसका मीनिंग भी मैंने यहां पर लिखा है कि उसका मीनिंग हम क्या निकालेंगे, और फिर उसके बेसिस पर मार्केट में सेंटीमेंट क्या है उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, किसी भी स्ट्राइक के प्रीमियम का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसमें जो ओपन इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है वो भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा? तो मैं इसका सवाल, ये जो सवाल मैंने पूछा है उसका आंसर आपसे ही चाहता हूं, और वो कैसे आप अपने आप दे दोगे, देखना कैसे दोगे। मैं आपसे ये पूछता हूं कि जैसे मान लो निफ्टी की बातें हो रही हैं, ओके सर, और निफ्टी अभी एग्जांपल के लिए मान लो 25,000 पर है, ठीक है सर। ये अभी इसका एट द मनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब इसका एट द मनी का जो प्रीमियम है मान लो 100 रुपीज है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब आप ट्रेड ले लेते हो तो ट्रेड लेने के बाद मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि जब आप रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हो तो कुछ चीजें तो ट्रेड लेने से पहले और कुछ चीजें ट्रेड लेने के बाद देखी जाती हैं। ट्रेड लेने के बाद मैंने क्या बोला, आपको कहां पर नजर रखनी है? ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आ रहा है इस पर नजर रखनी है, और ग्रीक्स पर तो रखनी है, उसकी बात हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। अब देखो ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आ रहा है उस पर आपने नजर रखी हुई है। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए कहता हूं कि जब आपने ट्रेड ली नहीं थी तब ये 100 रुपीज का था, और ओपन इंटरेस्ट जो था, एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ कहूंगा, कुछ भी जो लिखूंगा बोर्ड पर, वो सपोज करिए 1 लाख था। कितना था? 1 लाख था, ओके। नाउ अब मार्केट लाइव हुआ, आपने ट्रेड इनिशिएट कर दी। अब आपने देखा कि ये जो प्राइस है ये 100 रुपीज से बढ़ना स्टार्ट हो गया। कि मतलब बढ़ना स्टार्ट हो गया मतलब सर बिल्कुल सिंपल है, ये 100 से सपोज करो 102, 103, 105 ऐसा होना स्टार्ट हो गया। दो ही चीजें होंगी, क्या? या तो ये 100 से इधर की तरफ जाना स्टार्ट होगा, करेक्ट, किधर 110 की तरफ जाना स्टार्ट होगा, या ये होगा कि ये 100 से किधर की तरफ जाना स्टार्ट कर दे, ये सपोज करो एग्जांपल कहता हूं 90 की तरफ जाना स्टार्ट कर दे। दो ही चीजें हो सकती हैं। तो मैंने माना कि ये जो है वो 100 से 110 की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया इसने, तो इसका मतलब मेरा जो प्राइस है वो क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, ओके। अब मेरी नजर किस पर थी? मेरी नजर मेरे ओपन इंटरेस्ट पर थी, ठीक है। मेरा जो OI था वो स्टार्टिंग में 1 लाख था एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब ये बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, ये 5 लाख की तरफ जा रहा है, या ये हो सकता है कि ये घटना स्टार्ट हो जाए और ये 20,000 की तरफ जाना स्टार्ट कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने देखा कि मेरा जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, 1 लाख से 2 लाख हो गया है, ठीक है, प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उस केस में मैंने ये सोचा कि प्राइस भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है
तो मैंने इसको ऐसे समझा कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है यानी कि और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो लोग ज्यादा आ रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट कब बढ़ता है? तो आंसर ओपन इंटरेस्ट तब बढ़ता है जब नए नए लोग पोजीशन बना रहे होंगे, तब ओआई की वैल्यू बढ़ती है। करेक्ट, मानते हो इस बात को? तो अब नए नए लोग आ रहे हैं, और वो नए नए लोग जब आ रहे हैं तो मार्केट में हो क्या रहा है? तो आंसर है प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग ये सोच रहे हैं कि अब मार्केट कहां जाने वाला है? ऊपर जाने वाला है। क्योंकि अगर लोग ये ना सोच रहे होते तो इस प्रीमियम के बढ़ने का कोई मीनिंग होता ही नहीं। ये बात आ रही है समझ में? अब प्रीमियम बढ़ता जा रहा है और नए नए लोग आते जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। यानी कि मार्केट में नए नए क्या आ रहे हैं? बहुत सारे बायर आते जा रहे हैं। अब जब मैं कहता हूं बायर आते जा रहे हैं, तो सिर्फ बायर नहीं आ सकता मार्केट में, ये बात ध्यान रखना। मार्केट में सेलर तो होगा ही एट द सेम टाइम, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि नई नई पोजीशन बन रही है, नए नए बायर आते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नए बायर में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्या हो रहा है? प्रीमियम बढ़ रहा है। तो लोग सोच रहे हैं अच्छा कॉल ऑप्शन को बाय करो क्योंकि प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, नए नए और लोग आ रहे हैं और प्रीमियम बढ़ रहा है और नए लोग आ रहे हैं, तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्रीमियम भी बढ़ रहा है, यानी कि लोग कॉल ऑप्शन को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। ये बात आई आपको समझ में? तो अगर ऐसा हुआ कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और मेरा कॉल का प्रीमियम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट बढ़ने वाला है, मार्केट बुलिश होने वाला है। यानी कि जो निफ्टी है वो 25,000 से किधर जाने की तैयारी कर रही है? तो आंसर है 25,100, 25,500 इधर की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। ये समझ आया? तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या हुआ? तो आंसर है कि मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश हुआ, यानी कि लोग कह रहे हैं कि अब निफ्टी ऊपर जाने वाला है। और जब ये सिस्टम बनता है कि जब ओआई भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग का मतलब देखो, जब भी मैं कहूं लॉन्ग तो आप सोचना मैं बाय कह रहा हूं कि बायर आ रहे हैं, बहुत सारे बायर आ रहे हैं मार्केट में, तो हम क्या कहते हैं? लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, बाई बिल्डअप हो रहा है, बायर आ रहे हैं, बहुत सारे बायर आ रहे हैं। ये समझ आया आपको? क्लियर हुई बात? अब दूसरी सिचुएशन पर आते हैं। दूसरी सिचुएशन का क्या मतलब है? अब प्राइस डिक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज है वो अभी भी इंक्रीज हो रहा है कॉल ऑप्शन के लिए। ध्यान रखना हम किसकी बातें कर रहे हैं? कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो कॉल ऑप्शन के केस में अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, लोअर होता जा रहा है, और अगर ओपन इंटरेस्ट फिर भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मीनिंग हम कैसे निकालेंगे? तो आंसर है कि अगर मान लो हम कॉल ऑप्शन की बातें कर रहे हैं और प्राइस जो है वो कम होने लगे, लोअर की तरफ जाने लगे, और ओपन इंटरेस्ट अभी भी यहां पर क्या हो रहा हो? इंक्रीज हो रहा हो, तो इसका मीनिंग ये निकाला जाएगा कि कॉल ऑप्शन के केस में अगर जो है प्राइस लो हो रहा है, तो इसका मतलब बायर को लॉस होना शुरू हुआ। सही बात है, कॉल ऑप्शन में तो प्राइस बढ़ना चाहिए ना, तभी तो बायर को बेनिफिट होगा। लेकिन प्राइस क्या होता है? क्या हो रहा है? लो हो रहा है। लो हो रहा है तो इसका मतलब जिसे वो सेलर है उसको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। अब जो सेलर है वो क्या चाहेगा कि ये प्राइस और लो हो जाए, और लो हो जाए, और लो हो जाए, लो होता ही चला जाए। उसके लिए सेलर को क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा शॉर्ट करेगा, और ज्यादा सेल करेगा, और ज्यादा सेल करेगा। तो अब जो सेलर है वो मार्केट में दबाव डालने की कोशिश करेगा। पहले क्या हो रहा था? प्राइस बढ़ रहा था, करेक्ट, और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था, तो उस टाइम बायर जो है वो मार्केट पर प्रेशर डाल रहा था और उसको मार्केट को ऊपर लेकर जा रहा था। तो हम कह रहे थे कि वो बुलिश है मार्केट। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब कॉल ऑप्शन का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अभी भी बढ़ रहा है। तो ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ा कौन रहा है? तो आंसर है सेलर जो है वो क्या कर रहा है? और ज्यादा शॉर्ट करने की पोजीशन को और ज्यादा शॉर्ट कर रहा है, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को और ज्यादा पोजीशंस को सेल कर रहा है। जितनी ज्यादा वो स्ट्राइक सेल करता जाएगा उतना ही ज्यादा क्या बढ़ता जाएगा? ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो पहले बायर हैवी थे, हावी हो रहे थे मार्केट पर, अब क्या हो रहा है? अब जो सेलर हैं वो बहुत ज्यादा शॉर्ट कर रहे हैं, तो अब शॉर्ट पोजीशन हैवी हो गई है, करेक्ट। तो इसलिए हमने क्या कहा कि अब मार्केट कैसा हो गया है? मार्केट जो है वो बेयरिश हो गया है कॉल ऑप्शन के लिए। कैसा? बेयरिश। और इस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे कि अब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। बहुत क्लियर सा है, सिंपल है बिल्कुल। कॉल ऑप्शन की बातें चल रही हैं। पहली बात तो कॉल ऑप्शन के केस में अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब बायर हैवी है, ठीक है, बायर जो है मार्केट में ज्यादा है। और अगर कॉल ऑप्शन का प्राइस घट रहा है इसका मतलब शॉर्ट करने वाले लोग ज्यादा हैं।
तो दोनों ही केस में ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ेगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो यानी बायर बढ़ रहे हैं, यानी कि बायर दबाव डाल रहे हैं मार्केट में। और अगर प्राइस घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट फिर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब सेलर दबाव डाल रहे हैं मार्केट पर। अब उनको वो क्या कर रहे हैं, मार्केट वो कह रहे हैं कि नहीं मार्केट जो है वो घटेगा, डिक्रीज होगा। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो इसको हम लोग कहते हैं बेयरिश पोजीशन। फिर इसके बाद आ जाती है तीसरी पोजीशन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन में प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो है ओपन इंटरेस्ट जो है वो लो हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है? लो होता जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे समझें? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो कि जो प्राइस है वो तो इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, हुआ नहीं है, कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है बार बार क्या करने का, प्राइस को मूव करने का, ऊपर होने का, मूव करने का वो अटेम्प्ट कर रहा है। तो लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है वो इस बार क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा। ये डिक्रीज क्यों हुआ होगा? तो सोचो आप इस बात को कि अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है तो जो सेलर हैं, कॉल ऑप्शन के केस में जो सेलर हैं उनका क्या होना स्टार्ट हुआ होगा? तो आंसर लॉस होना स्टार्ट हो गया होगा। तो वो क्या करेगा? अपनी पोजीशन को एग्जिट करेगा, क्योंकि वो अगर एग्जिट नहीं करेगा और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ गया तो सेलर का लॉस होगा। तो इसलिए सेलर क्या करेगा? मार्केट से एग्जिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो एग्जिट होगा, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग था ना, वो क्या कर रहा है? मार्केट से एग्जिट कर रहा है, वो बाहर निकल रहा है मार्केट से। तो क्या होगा? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम होते जाएंगे और ओपन इंटरेस्ट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। तो एक बार फिर से, मार्केट में अगर प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है यानी कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, इसका मतलब सेलर मार्केट से अब क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर प्राइस बढ़ा, इसको समझना जरा, जहां पर प्राइस क्या हुआ? बढ़ा, और ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज है वो भी बढ़ा। तो अब प्राइस बढ़ने पर ओपन इंटरेस्ट में बढ़ रहा है तो बायर बढ़ रहे हैं। अब ये बात ध्यान रखना, बायर बढ़ रहे हैं और सेलर भी बढ़ रहे हैं, दोनों ही चीजें बढ़ेंगी ना, बायर अकेला तो नहीं बढ़ सकता। लेकिन यहां पर जो प्रेशर डाल रहा है मार्केट पर वो बायर ज्यादा डाल रहा है, बायर ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया है, करेक्ट। अब बायर जब ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है तो मार्केट में क्या बढ़ जाती है? डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ता है। तो प्राइस बढ़ने का मतलब ही है कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, इसलिए बायर जो है वो क्या कर रहा है? दबाव डाल रहा है। लेकिन सेलर उस केस में अभी एग्जिट नहीं कर रहा है, प्रीमियम बढ़ जरूर रहा है लेकिन अभी एग्जिट नहीं कर रहा है। तो तब तक जो सिचुएशन है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि यहां पर जो है लॉन्ग बिल्डअप हुआ। लेकिन अगर इसका उल्टा हो कि जो है वो प्राइस जो है वो क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था, लेकिन ओपन इंटरेस्ट फिर भी इंक्रीज हो रहा था, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये होगा कि अब मार्केट में सेलर दबाव डाल रहा है, यानी कि अब डिमांड नहीं है, अब सप्लाई ज्यादा हो रही है। जब सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा? प्राइस कम हुआ होगा। तो जो है डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट यहां भी काम कर रहा है। सेलर कह रहा है कि अच्छा प्राइस कम हुआ है, प्राइस कम हुआ है यानी कि अब डिमांड ज्यादा नहीं रही, तो अब यानी कि क्या ज्यादा होगी? सप्लाई। सप्लाई यानी सेलिंग ज्यादा होगी, सेलिंग ज्यादा होगी मतलब शॉर्ट बिल्डअप हो गया। ये बात आगे समझ में। अब तीसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है? तीसरी सिचुएशन में प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब प्राइस बढ़ रहा है तो अब क्या हो रहा होगा? यानी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन मार्केट में जो सेलर है वो क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहा है। क्योंकि जब डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, तो सेलर को क्या होना लग गया? लॉस होना स्टार्ट हो गया। अब जब लॉस होगा तो वो क्या करेगा? मार्केट से एग्जिट होना स्टार्ट कर देगा। तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि मार्केट में बुलिश रिवर्सल हुआ है। क्या हो रहा है? मार्केट में बुलिश रिवर्सल हो गया। और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग क्यों कह रहे हैं? कि जो शॉर्ट सेलर है वो मार्केट को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है? अपवर्ड मूव कर रहा है। तो इस वाले केस में वो भागे नहीं थे, करेक्ट, जब लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है? प्राइस मूव हो रहा था तो वो शॉर्ट, जो सेलर जो शॉर्ट करके बैठे हुए थे वो मार्केट में अब एग्जिट करने लग गए, उसे हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो अगर सेलर एग्जिट कर जाएगा तो मार्केट बहुत ज्यादा मूव नहीं करेगा, तो हम उसे कहेंगे कि वहां पर वो बुलिश तो है लेकिन माइल्डली बुलिश है, बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है मार्केट, ठीक है। ये बुलिश रिवर्सल कहलाता है, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है? प्राइस भी डिक्लाइन कर रहा है और जो है जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है वो भी डिक्लाइन हो रहा है।
तो इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन होने का मतलब अब इस केस में कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा अगर प्राइस भी डिक्लाइन हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्लाइन हो रहा है तो इसका मतलब जो बायर है अब वो मार्केट को छोड़कर जा रहा है। क्या मतलब है इस बात का? देखो, अगर प्राइस, कॉल ऑप्शन की बातें चल रही हैं, अब प्राइस बढ़ता तो उस बायर को प्रॉफिट होता, लेकिन हो क्या रहा है? प्राइस घट रहा है, तो इसका मतलब अब बायर को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगर बायर को लॉस होगा तो वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देगा। करेक्ट? अब वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करते जा रहे हैं सारे बायर। तो जब बायर एग्जिट करते हैं तो हम कहते हैं कि अब मार्केट कैसा हो गया है? बेयरिश हो गया है। और इसे रिवर्सल कहते हैं कि जो लोग पहले बुलिश थे अब वो मार्केट छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, यानी कि अब रिवर्सल आ गया मार्केट में। अब वो मार्केट कैसा हो गया? बेयरिश। ठीक है, लेकिन फुल बेयरिश नहीं, माइल्डली बेयरिश हो गया है, क्योंकि वहां पर जो लोग बुलिश हो रहे थे बस वही वापस आ रहे हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट करते जा रहे हैं, इसलिए उनको बेयरिश रिवर्सल कहते हैं। और या इसको हम कहते हैं कि अब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। पहले लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, अब छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, अब क्या हो रहा है? लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। पहले क्या हो रहा था? बहुत सारा सेल कर रहे थे तो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, अब छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं सेलर, तब उस केस में क्या हो रहा है? शॉर्ट कवर कर रहे हैं अपना। ये शॉर्ट कवरिंग कहलाता है। तो ये 4 कंडीशन हैं जो मार्केट में बनती हैं और जो मार्केट के सेंटीमेंट को बताती हैं। ये समझ आया आपको? अब इसको हम लोग मार्केट में एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में इसको किस तरह से चेक करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में चेंज आने पर और प्राइस में चेंज आने पर किस तरह से मार्केट का सेंटीमेंट देखा जाए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस है उसमें कितना चेंज आ रहा है, ये हमें पता होना चाहिए, और ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आ रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कस्टमाइज कर लेता हूँ इसको अपने हिसाब से, जो जो चीज़ें मुझे देखनी है। तो मैं क्या क्या चाहता हूँ कि लेटेस्ट प्राइस में जो चेंज हुए वो मुझे दिखाई दे। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आ रहा है ये मुझे दिखाई दे, और वॉल्यूम मुझे अभी फिलहाल नहीं चाहिए, मुझे ओपन इंटरेस्ट में चेंज और ओपन इंटरेस्ट चेंज %, ये 3 चीज़ें चाहिए मुझे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर प्राइस को सेटअप बना लिया है। अब देखते हैं कि क्या क्या मार्केट में सेंटीमेंट कैसे देखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि अभी लेटेस्ट जो हमारा एट द मनी है वो कहाँ पर है। 25,950 पर ये अभी निफ्टी है, ये इसका एट द मनी है। अब इसका जो प्राइस है, इसका जो प्रीमियम है वो 95 है। ठीक है, 95 रुपीज़ जो है ये इसका प्रीमियम, ये 16% डिक्रीज हो गया है। तो प्राइस क्या कर रहा है? डिक्लाइन। तो प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। करेक्ट? अब इसका क्या चेक करोगे? ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अब यहाँ पर इसके सामने जब आप आते हो तो ओपन इंटरेस्ट में चेंज जो हुआ है वो 57% ग्रीन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो अब कौन सी कंडीशन इसमें से सेटिस्फाइड हो रही है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। प्राइस डिक्रीज और ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना क्या दिखाता है? कि वहां पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और वो वहां पर जो सेंटीमेंट बन रहा है वो कैसा है? बेयरिश है। ठीक, इसको इस तरह से आप पढ़ोगे इस वाली स्ट्राइक के लिए। क्लियर हो गई बात? अब एक बार फिर से यहां पर मान लो हम लोग देखें किसी और स्ट्राइक को, जैसे 26,000 के कॉल ऑप्शन की बात करें तो 26,000 के कॉल ऑप्शन 75 रुपीज़ का है। करेक्ट? लेकिन ये 19% डिक्लाइन हुआ है, तो इसका मतलब प्राइस तो घटा है। करेक्ट? अब इसका ओपन इंटरेस्ट देखें तो इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ है। तो इससे पता क्या चलता है कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप हो रही है। यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। ये समझ आ रहा है आपको? तो इस तरह से आप कॉल ऑप्शन में देख सकते हो कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या वहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। करेक्ट? अभी हमारे वाले इस वाले केस में करंट मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है कॉल ऑप्शन में, क्योंकि सारे प्राइस डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं और सारे ओपन इंटरेस्ट में चेंज जो है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ोगे? ये क्या बिल्डअप हुआ? शॉर्ट बिल्डअप हुआ। क्लियर बात? अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन में अगर आप देखो तो पुट ऑप्शन में भी आपको यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे एट द मनी का देखें तो प्राइस तो डिक्लाइन हुआ है। करेक्ट? प्राइस डिक्लाइन हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट में चेंज है वो इंक्रीज हुआ है। तो इसको हम लोग अब कैसे देखना स्टार्ट करें? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले पुट ऑप्शन के ये 4 कंडीशन है उनको अलग से समझना पड़ेगा। ध्यान रखना, कॉल ऑप्शन के लिए अलग तरह से सिचुएशन बनती हैं और पुट ऑप्शन के लिए अलग तरह से बनती हैं। तो अगर हम बात करें अब सिर्फ पुट ऑप्शन की, पुट ऑप्शन के केस में क्या हो रहा होगा
तो अगर मान लो प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, और वहां पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और मार्केट कैसा है, बेयरिश है। क्या मतलब है सर इस बात का? देखो, अगर प्राइस बढ़ रहा है, कौन सा प्राइस? तो आंसर है पुट ऑप्शन का प्राइस अगर बढ़ रहा है। ध्यान रखना, यहां पर जब भी मैं कहता हूं प्राइस बढ़ रहा है तो किसकी बात कर रहा हूं? पुट की। तो पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है, तो पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। अब पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा तो इसका मतलब आप पुट परचेज करने में इंटरेस्टेड हो जाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे बायर मार्केट में आ जाएंगे जो पुट ऑप्शन को क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं। और पुट ऑप्शन को बाय हम कब करते हैं? जब हमें लगता है कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, करेक्ट। तो हम मार्केट को लेकर कैसे हो गए हैं? बेयरिश हो गए हैं। तो वहां पर क्या बिल्डअप हो रहा है? लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप मतलब बाइंग बढ़ रही है। कौन सी वाली बाइंग बढ़ रही है इस बार? पुट वाली बाइंग बढ़ रही है। ये समझ आ गया? तो ये तो सीन बन गया जब प्राइस बढ़ा और ओपन इंटरेस्ट में चेंज भी इंक्रीज हुआ। अब दूसरे सीन में क्या हो रहा है कि यहां पर जो प्राइस है, पुट ऑप्शन का प्राइस है, वो घट रहा है, तो और लेकिन ओपन इंटरेस्ट में फिर भी चेंज इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसको कैसे देखोगे? तो आंसर है, अगर पुट ऑप्शन का प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो वो डिक्रीज होगा, तो पुट ऑप्शन जब बाय करते हैं हम तो उसको इंक्रीज होने पर हमें बेनिफिट होता है, बायर को प्रॉफिट होता है। लेकिन उसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सेलर को बेनिफिट हो रहा है। अब सेलर क्या चाहेगा कि उस पुट ऑप्शन का प्राइस जो है वो और डिक्रीज होता जाए, और डिक्रीज होता जाए, इसलिए वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट करेगा। तो अब मार्केट में क्या हो रहा है? शॉर्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? शॉर्ट बिल्डअप। और इस केस में हम क्या कहेंगे कि वो मार्केट को लेकर कैसा हो गया है? बुलिश हो गया है। क्योंकि ध्यान रखना, बायर बेयरिश है मार्केट को लेकर, तभी तो वो बाय कर रहा है पुट ऑप्शन को, है ना। और अगर कोई शॉर्ट ज्यादा कर रहा है, सेल ज्यादा कर रहा है, तो वो तो अपोजिट डायरेक्शन में सोच रहा होगा। अब वो क्या सोच रहा है कि मार्केट क्या हो रहा है? बुलिश हो रहा है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब भी प्राइस बढ़ेगा और ओपन इंटरेस्ट में चेंज भी बढ़ रहा है, तब तो मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन फिर भी प्राइस घट रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक। इसके बाद थर्ड नंबर पर क्या आता है? थर्ड नंबर पर यहां पर आता है कि अगर जो प्राइस है ना, पुट ऑप्शन का प्राइस वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब सोचो, किसी बायर ने पुट ऑप्शन को क्यों परचेज किया होगा? क्योंकि वो सोच रहा है कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, करेक्ट। सेलर का वहां पर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा अगर पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, सही बात है। तो सेलर क्या करेगा? एग्जिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक सेलर एग्जिट नहीं हो रहा तब तक तो हम कहते हैं कि वहां पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लेकिन जब सेलर एग्जिट होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि अब वो अपना, जिसने सेल करा था, यहां पर लॉन्ग बिल्डअप होने पर सेल भी तो कर रहा होगा ना, तो जो सेलर है वो अब क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को कवर कर रहा है। अब वो एग्जिट होना स्टार्ट हो गया मार्केट में, तब वो हम क्या कहेंगे कि अब फिर से बेयरिश रिवर्सल हो गया। क्योंकि यहां पर सेलर क्या सोच रहा था? मार्केट क्या है? बुलिश है। लेकिन अब फिर से बायर ने दबाव डालना स्टार्ट कर दिया और यहां पर जो पुट ऑप्शन का प्राइस है वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं अब जो बेयरिश वाला जो सेंटीमेंट था वो क्या हो रहा है? फिर से रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, ठीक। तो यहां पर आपस में फाइट चल रही है बायर और सेलर के बीच में। कभी बायर का सेंटीमेंट ऊपर रहेगा, कभी सेलर का सेंटीमेंट ऊपर रहेगा, कभी बायर का जो सेंटीमेंट था वो फिर से रिवर्स करेगा, कभी सेलर का सेंटीमेंट दोबारा से रिवर्स करेगा। कैसे? देखो, जैसे मान लो प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, करेक्ट, और जो ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज आ रहा है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। तो प्राइस डिक्लाइन होने के केस में क्या होगा? अगर पुट ऑप्शन का प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, तो जो बायर है वो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर बायर मार्केट छोड़ के भाग रहा है, जो कि पहले सोच रहा था कि मार्केट बेयरिश है, तो अब इसका मतलब वो छोड़कर क्यों भागा होगा? क्योंकि अब मार्केट किधर क्या होने लग गया होगा? बुलिश होने लगा होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि अभी क्या हो गया? बुलिश रिवर्सल हो गया। और ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? लॉन्ग अनवाइंडिंग कहेंगे। क्योंकि पहले उसने लॉन्ग बिल्डअप किया था क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था, अब प्राइस घट रहा है तो वो एग्जिट कर रहा है, बायर जो है वो एग्जिट करता जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे? लॉन्ग जो था अब वो अनवाइंड कर रहा है, अब वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहा है। ये मीनिंग है इसका, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ में? तो अब चार बातें हैं
जिनको ध्यान से समझ लेना चाहिए। क्या क्या? एक तो होता है बायर मार्केट में और दूसरा होता है सेलर। ठीक है, अब कभी बायर हैवी होगा। बायर हावी कब हो सकता है मार्केट के ऊपर? तो आंसर है बायर जो है हावी तभी होगा मार्केट के ऊपर जब वहां पर मार्केट में प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, चाहे कॉल का हो चाहे पुट का हो, ये बात ध्यान रखना। और ओपन इंटरेस्ट भी क्या हो रहा होगा? बढ़ेगा, तो बायर हैवी हो जाएगा। ठीक है, बायर हैवी होगा मार्केट में, तो उस केस में हम कहेंगे कि वहां पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ध्यान रखना, चाहे वो पुट का केस हो या कॉल का केस हो, दोनों ही केस में। अगर वो कॉल के लिए लॉन्ग बिल्डअप कर रहा है तो इसका मतलब वो बुलिश है। ठीक है, तो वो क्या है? बुलिश है। अदरवाइज वो क्या है? बेयरिश है। बस इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है? फिर सेलर के पर्सपेक्टिव से देखोगे आप, तब उसको कैसे देखोगे? अगर जो प्राइस जब भी घटता है तो सेलर उसको और घटाना चाहता है और डिक्रीज करना चाहता है, तो इसलिए वो और ज्यादा ओपन इंटरेस्ट को बढ़ाता है, वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नए सेल करता है। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में सेलर हावी हो गया, तो हम क्या कहेंगे? वहां पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, चाहे वो कॉल की बातें हो चाहे वो पुट की बातें हो। ठीक है, क्या हो रहा है? शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। क्लियर? अब लेकिन अगर प्राइस डिक्लाइन होने लगता है तो क्या होता है? सेलर जो है वो प्राइस डिक्लाइन होने पर उसको और दबाव डालता है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ने लगता है तो सेलर भी कभी अपनी पोजीशन को एग्जिट करेगा। कभी प्राइस घटने लगेगा तो कभी बायर भी अपनी पोजीशन को एग्जिट करने लगेगा। तो अगर प्राइस घटता है तो उस केस में एग्जिट मारता है कौन? बायर एग्जिट करता है। तब हम कहते हैं कि वहां पर क्या होने लगा? लॉन्ग अनवाइंडिंग आ गई। क्या हो गया? लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये हो गया। और अगर सेलर छोड़कर भाग रहा है, सेलर छोड़कर तभी भागता है जब प्राइस जो है वो बढ़ने लगता है। तो अगर प्राइस बढ़ने लगता है तो हम क्या कहेंगे? वहां पर शॉर्ट कवरिंग होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, यहां पर क्या हो गई? शॉर्ट कवरिंग होना स्टार्ट हो गई। तो ये वाली सिचुएशन तब आती है लॉन्ग अनवाइंडिंग की, जब प्राइस घटता है, और शॉर्ट कवरिंग की तब आती है जब प्राइस बढ़ने लगता है और सेलर एग्जिट करने लगता है। तो ये चारों सिचुएशन जो हैं ये बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगी, और धीरे धीरे जब आप इनकी प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये आपको मेमोराइज हो जाएंगी। आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा होगा, इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आपको आ जाएगा। अब ये तो बातें हो गई कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के केस में ओपन इंटरेस्ट और प्राइस में चेंज आने पर मार्केट का सेंटीमेंट किस तरह से चेंज होता है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि कॉल ऑप्शन का जो सेंटीमेंट है और जो पुट ऑप्शन का सेंटीमेंट है वो दोनों केस में सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि मार्केट में जो कॉल ऑप्शन है उनके सेंटीमेंट अलग तरह के हैं और पुट ऑप्शन के अलग तरह के हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, सिर्फ एग्जांपल के लिए कहता हूं कि जैसे 26,200 या 26,100 की स्ट्राइक का चलो एग्जांपल दिखाता हूं। 26,100 पर प्राइस डिक्लाइन हुआ। प्राइस डिक्लाइन होता है तो शॉर्ट जो सेलर होता है वो मार्केट पर हावी हो रहा होता है। ध्यान रखना ऑलवेज प्राइस डिक्लाइन के केस में। अब वहां पर जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है या शॉर्ट कवरिंग हुई है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो आंसर वो तब डिसाइड होगा जब यहां पर इसके सामने वाला जो ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसके बेसिस पर। तो 26,100 पर यहां पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है और प्राइस डिक्लाइन हुआ है। प्राइस डिक्लाइन हो रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो इधर वाली सिचुएशन अगर आप देखो तो शॉर्ट बिल्डअप की है। लेकिन जब आप इधर वाली सिचुएशन को देखते हो तब उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस डिक्लाइन हुआ है, करेक्ट। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट भी डिक्लाइन हुआ है। अब प्राइस भी डिक्लाइन हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी डिक्लाइन हो रहा है। तो पुट ऑप्शन के केस में जब ये दो सिचुएशन होती हैं, ध्यान से समझना, जब पुट ऑप्शन के केस में दोनों चीजें डिक्लाइन हो रही होती है तो वो कंडीशन किसकी होती है? लॉन्ग अनवाइंडिंग की होती है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ तो आपको देखने को मिल रहा है सेम स्ट्राइक पर, कॉल के लिए तो देखने को मिल रहा है कि वहां पर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और दूसरी तरफ क्या देखने को मिल रहा है? लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब तो ये है कि एक ही स्ट्राइक पर इधर कुछ और कह रहा होगा डाटा, इधर कुछ और कह रहा होगा। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मान लो इधर वाला डेटा कह रहा है बुलिश, इधर वाला कह रहा है कि बेयरिश, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है? इन्हीं सब की बातें होंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा हो
लॉन्ग अनवाइंडिंग एक साथ हो, तब उस केस में मार्केट की स्ट्रेंथ को कैसे पता करते हैं। और हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि अगर शॉर्ट कवरिंग इधर दिखा रहा हो और इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा हो, तब उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस बन जाएंगी जिनके बेसिस पर मार्केट की स्ट्रेंथ पता की जा सकती है। अगर मार्केट की एक बार स्ट्रेंथ पता चल जाए तो फिर मार्केट में ट्रेड लेना बहुत आसान हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज की इतनी क्लास में आपको ये समझाने की कोशिश कर पाया होगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और ओपन इंटरेस्ट में चेंज का क्या मीनिंग होता है, वॉल्यूम क्या होता है और वॉल्यूम को हम मार्केट में कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, ये समझ आ रहा है। और फिर इसके बाद जब प्राइस और ओपन इंटरेस्ट में चेंज में जब चेंजेस आते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, तो उनके बेसिस पर इंडिविजुअल कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के सेंटीमेंट से मार्केट का सेंटीमेंट कैसे पता किया जाता है। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी तो इसके बाद हम मार्केट की स्ट्रेंथ को भी समझना सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में 1, 2 या 3 या 4 या 5 घंटे बात करो तब भी कम है। 1 वीडियो, 2 वीडियो या 3 वीडियो या 4 वीडियो में बात करो तब भी वो कम ही रहेगा ऑलवेज, क्योंकि हमें टॉपिक भी तो बहुत सारे करने हैं। अभी बहुत सारी बातें करनी है ऑप्शन चेन में। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये रिटेल ट्रेडर और जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए सेम होता है, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिटेल ट्रेडर का और इंस्टीट्यूशन का सेम होता है। ये बहुत सारी बातें हैं। मैक्स पेन क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी कवर करनी है, लेकिन एक ही वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर लगता हो कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप उन रिटेल ट्रेडर तक इन सबको शेयर करने की जरूर कोशिश करना जो मार्केट में ट्रेड लेने से पहले चेन का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, मार्केट के सेंटीमेंट को जाने बिना ही एक ट्रेड को इनिशिएट कर दे रहे हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।